ऐसा क्या चेंज लाना चाहिए माइंडसेट में? आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड हो गया है ना, सारे सीए स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, उनको कैसे पता चलता है कि भाई मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक? काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो पूरा कर ही नहीं सकते। यार ये क्या है, लाइफ खराब तो नहीं होगी? तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने टीचर का जो मटेरियल है ब्लाइंडली आप फॉलो करने लग गए उसको। स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट है कि भाई मैं सीए करूं, एमबीए करूं, कि जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आता है उसका सबसे टफ फेस क्या होता है? आपको ऐसे कमरे में बंद करके नहीं बैठना है, बिल्कुल। मतलब बातें करो लेकिन टाइम का मैनेजमेंट रखो। बहुत ज़्यादा। आज के सीए प्रोफेशन का बिगेस्ट चैलेंज क्या है, स्पेसिफिकली ऑटोमेशन और एआई के ईरा में? क्योंकि ऐसे होगा तो फिर तो कंप्यूटर ही मैनिपुलेट करने लग जाएंगे लोग, तो वो चीज़ होगी, तो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं है डायरेक्ट। बट आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आप खाली बेसिक वाला काम नहीं कर सकते कि आप सोचो बेसिक। वो क्यों नहीं करना चाहते ये सब चीज़ें? मतलब उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? मार्किंग पैटर्न नहीं देना चाहते या कॉपी चेकिंग का राइट नहीं देना चाहते, तो इसके पीछे क्या? उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उतना इन्वॉल्वमेंट करना, और उतना वो देख भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने जब आने वाले 5 से 10 साल में टैक्स प्रैक्टिस का लैंडस्केप कैसे बदलेगा? मतलब वकील ज़्यादा बड़ा काम करेंगे, सीए ज़्यादा करेंगे? क्योंकि देख रहा हूँ आजकल टैक्स एडवोकेट्स का डिमांड ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित खंडल शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनका नाम है शिवम मिश्रा, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर है सीए फाइनल के, और आज हम उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे मैटर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सीए स्टूडेंट, उनकी लाइफ, उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका जॉब, बिजनेस, क्या करना है भाई, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होने वाली है। आईसीआई का कोर्स कितना पावरफुल है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, या आपका एग्जाम में लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारे टिप्स दोस्तों आज के शो में आपको मिलने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा और इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। करते हैं शुरू शिवम मिश्रा के साथ। तो वेलकम शिवम, कैसे हैं आप, और आपको आज यहाँ पर आकर कैसा लगा? क्या आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, वो सारी आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप बताइएगा। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से एंड आप इस पॉडकास्ट की मदद से काफ़ी स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाएंगे, जो उनकी क्वेरीज आती हैं, उनकी जर्नीज में डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या नुआंसेस रहती हैं, वो भी चीज़ समझ पाएंगे। एंड काफ़ी जो है वैल्यू मिलने वाली है जो भी स्टूडेंट ये देखेगा पूरा पॉडकास्ट। राइट। तो शिवम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो AIR 1 होती है वो कोई छोटी बात तो नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और जब रिजल्ट के बाद पहली बार खुद का नाम लिस्ट में आपने देखा तो अपने आप में एक अमेजिंग फीलिंग होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यार मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ या नहीं आया हूँ, तो वो कैसी फीलिंग रही आपकी? सर काफ़ी अमेजिंग फीलिंग थी क्योंकि ऐसा था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि टॉप 3 में मेरी रैंक आ सकती राइट है। राइट राइट। तो उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत श्योर था, मैनिफेस्ट भी मैंने कर रखा था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आएगी, अच्छी रैंक आएगी। तो उस बेसिस पे जब एग्ज़ाम से रिजल्ट से पहले वाली रात थी तो ऐसा था कि हो सकता है प्रेसिडेंट सर का कॉल आएगा सुबह। तो ऐसा शॉक नहीं लगा या सरप्राइज़ नहीं लगा कि यार बताओ प्रेसिडेंट सर का कॉल आ गया। बट जब उन्होंने मार्क्स बताए थे तो मार्क्स थे मेरे 83.33%। मार्क्स बताते हैं क्या हाँ, वो मार्क्स बताते हैं। तो सुबह सुबह कॉल आया क्योंकि रिजल्ट से जो वेबसाइट पे रिजल्ट आता है उससे पहले ही आ जाता है। अच्छा। तो जैसे ही रिजल्ट आया फिर मैंने घर वालों को बताया, पापा को हक वगैरह किया, काफ़ी खुश हुए फैमिली पूरी। फ्रेंड्स को भी मैंने बता दिया, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, रिजल्ट आने से ऑनलाइन आने से पहले ही बता दिया था सबको, जो भी मेरे मतलब 5 फर्स्ट फ्रेंड्स थे। रैंक आने का कोई पहले से पता नहीं था फर्स्ट कि रैंक भाई नहीं था, टॉप 3 में आऊंगा, लेकिन ये Top पता नहीं था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ फर्स्ट जाएगी। रैंक आ जाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि किसी स्टूडेंट ने बेटर प्रिपेयर करा हो, तो वो माइंड मेरा हमेशा से रहता था कि हो सकता है अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छा प्रिपेयर करा होगा मुझसे तो हो सकता है उसकी रैंक मेरे से अच्छी आ जाए। शिवम, बहुत सारे सीए स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि भाई मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या थर्ड रैंक, या मॉक टेस्ट के बेसिस पे? हाँ, सी मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने पहले एनालाइज करा कि कितने मार्क्स के अंदर रैंक आ जाती है फाइनल्स के अंदर। तो वो अराउंड 70% के अराउंड आ जाती थी रैंक। फिर मैंने चेक करा टॉप 3 लाना है तो आपको कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो वो 78 to 80% की रेंज में आ रहा था। अब जब मैंने मॉक टेस्ट लिए, पहली सीरीज़ के अंदर भी मेरा 80% का स्कोर था, दूसरी सीरीज़ के अंदर भी मेरा 78-79% का स्कोर था। प्लस वहाँ पे मॉक टेस्ट के भी रिजल्ट डिक्लेयर होते थे ऑल इंडिया लेवल पे, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज़ थी। तो उसमें भी एक सीरीज़ में मेरी रैंक 1 आई थी, एक सीरीज़ में रैंक 2 आई थी। तो वहाँ से एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है। बाकी फाइनल चीज़ें तो आपका जब फाइनल एग्जाम होता है तो डिपेंड करती है। और उसके बाद भी फिर से मैंने एनालाइज करा आके घर कि कैसा मेरे एग्जाम्स गए, कितने मार्क्स आएंगे। तो उसमें भी मेरे 80% मार्क्स बन रहे थे और हाईएस्ट बेस्ट केस में 510 नंबर बन रहे थे, तो जो कि काफ़ी अच्छे तो मार्क्स आपने हैं। जैसे पुराना जो पैटर्न है, जो पहले ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, उनके मार्क्स कितने थे, राइट। उसके हिसाब से एनालिसिस कर लिया कि मैं टॉप 3 में तो आ ही जाऊंगा। हाँ हाँ। राइट राइट राइट। तो आपकी जो सीए जर्नी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आता है
उसका सबसे टफ फेस क्या होता है? क्योंकि सीए की पढ़ाई में टफ तो होता है, मतलब बीच में ऐसे भी फीलिंग्स आते हैं कि यार ये क्या है, लाइफ खराब तो नहीं हो गई? तो ऐसा कोई टफ फेस आया और उस समय ने आपको क्या सिखाया? आपने कैसे उससे बाहर निकले? ऐसा कुछ फेज आया आपके साथ या आप बहुत अच्छे से पढ़ते चले गए? नहीं, ऐसा फेस आया था मेरा जब मैं सीए इंटर प्रिपेयर कर रहा था। Right. तो मुझे कोविड हुआ था एग्ज़ाम से पहले। तो वो ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई थी कि मैं एग्ज़ाम्स लिखने की तो हालत में था नहीं, मैं 1-2 घंटे भी नहीं बैठ पाता था अच्छे से, Right. क्योंकि बहुत सीवियर कोविड हुआ था। आपको पता होगा सेकंड वेव में कितनी हालत ख़राब थी पूरे इंडिया लेवल पे। आई थिंक इट्स मैटर 2021। यस यस। राइट राइट। तो उसमें ऐसा था कि बिल्कुल आप क्लैरिटी है ही नहीं कि पढ़ूं भी कैसे, क्योंकि एग्जाम्स भी इंडेफिनिट पोस्टपोन हो गए थे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड इवन मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ना देना पड़े, अभी उन चीज़ों में भी थे। बट वहाँ पे किसी तरह मैंने भी घर वालों से डिस्कस करा। अब घर वालों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पे। राइट। कि जब मैंने पापा को ये चीज़ बोली तो उन्होंने बोला कि तू एग्ज़ाम दे दे, जैसा भी एग्ज़ाम जाएगा तूने मेहनत करी है, बाकी तेरे हाथ में अब है नहीं एग्ज़ाम, अगर तू दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन है तेरे मतलब पास। आप एग्जाम देने की सिचुएशन में हाँ नहीं थे? हाँ। राइट। तो वहाँ पे उन्होंने वो मोटिवेशन मिली मुझे घर वालों से, वो क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा, तो मैंने भी एग्ज़ाम लिख दिया। एंड ये चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ, अगर आपने मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट भी आएगा। तो जब मैंने मेहनत कर रखी थी, जब मेरा रिजल्ट आया तो आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 20। तो जहाँ पे अगर मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम ना दूँ, वहाँ पे मैंने सिक्योर करी। सिचुएशन में भी आपका AR20 Yes. आया? तो अब वो चीज़ नहीं, अगर मैं ये चीज़ माइंड में ले लूँ कि यार मेरा टॉप 10 में नहीं आया, बट जितना मैं एफर्ट डाल सकता था, जितना रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा। राइट। तो अगर आपको अपने सीए स्टूडेंट वाले वर्जन को कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे? मतलब जैसे आप खुद एक सीए स्टूडेंट हो तो आप क्या एडवाइस दोगे? कि जब भी आप, चलो कोई सा भी फेस चल रहा है आपका, सीए फाउंडेशन चल रहा है, इंटर चल रहा है, फाइनल चल रहा है, आपको इन्जॉय करना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ते हो ना, कभी आपको उसका प्रेशर लेके नहीं पढ़ना। जब तक आप ये सोचोगे कि मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, या आप प्रेशर ले रहे हो कि यार मेरे को आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना, वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना, आप उसको इन्जॉय करो। Right. टाइम सबके पास है, सेम टाइम है सबके पास, ऐसा तो नहीं किसी के पास एडिशनल टाइम है। जब आपके पास सेम टाइम है तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो। आपने ही चूज करा ये सीए का करियर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट को वो परेशान रहते हैं, यार इतना सिलेबस है कैसे करेंगे। आपने जब खुद डिसाइड करा अपने लिए कुछ चीज़ मैंने करनी है, तो उसको पूरी फुल्ली मोटिवेशन से पूरा एफर्ट दे के वो चीज़ करो। मतलब तभी उसमें आपका मजा आना चाहिए। मज़ा आना चाहिए। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो, अगर मैं बताऊं रैंक 1 आई right. तो मेरे को बहुत मज़ा आता था, इस वजह से आई है। अदरवाइज आप ऐसी चीज़ पढ़ ही नहीं पाओगे जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो वो मज़ा करना, उस चीज़ में मतलब इंजॉय अपन करना। बर्डन लेके अगर करेंगे तो Yes. मजा नहीं है, मतलब बिल्कुल। उसके अंदर आप इंटरेस्ट क्रिएट करो Correct. अपना। हाँ और जब मेरे को ऐसा लगता है शिवम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर, मतलब मैं भी टीचिंग फील्ड से रहा हूँ, तो मुझे कई स्टूडेंट ऐसा बोलते थे कि सर हम इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? लोग कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो। तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा कैसे? तो मैं कहता था भाई पहले हो सकता है नहीं हो, हाँ। लेकिन आप करो, फिर आपको आने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो शायद बहुत ही कम होता होगा कि भाई पढ़ने में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट आ जाए। हाँ। लेकिन जब आप उसको पढ़ने लगोगे, सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, फिर नई नई चीज़ें पता चलेगी, मार्केट से उसको कोरिलेट करोगे, तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ है, जब इंटरेस्ट आपको डेवलप करना भी पड़ता है हर चीज़ में। अब लेट्स सपोज सीए के अंदर एक सब्जेक्ट तो नहीं है, हो सकता है कई स्टूडेंट ये सोचते हैं अकाउंट सोच के वो सीए ले लेते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आपको वो एंजॉय करना पड़ेगा। लेट्स सपोज टैक्सेशन है, टैक्सेशन इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसको समझ नहीं रहे। उसको आप ये इतना देखो ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो। आपके घर वालों को देखो, आप सेम इनकम जो अर्न हो रही है वहाँ पे किस तरीके से टैक्स पे करा जाता है, कोई भी जीएसटी वाला पोर्शन है, आपके पास इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। वो चीज़ जब आप समझ के करोगे तो ही होगा। उसको खाली पेपर की तरह लोगे तो फिर वो सीए बनना भी डिफिकल्ट हो जाता है, और अच्छा सीए बनना भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खाली एग्जाम क्लियर करना है। शिवम, आपका ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया, तो आपने जो ट्रेनिंग की वो शायद बिग फोर से की थी। Yes, yes. मैंने जैसा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, तो आपने केपीएमजी से अपना ट्रेनिंग का टेन्योर पूरा किया, तो उसके बाद आप सीधा जॉब में चले गए, यस यस। और फिर जॉब के बाद अब आप टीचिंग फील्ड में आ गए, और Right. कंटेंट क्रिएशन आपका रेगुलर चल ही रहा है। राइट। तो ये इतना एकदम से ट्रिमेंडियस चेंज कैसे हुआ कि आप पहले वहाँ चले गए, जॉब भी आपकी हाईली पेड होगी, पैकेज भी बहुत अच्छा होगा, फिर आप उसको छोड़कर टीचिंग में आए हो, और टीचिंग में तो अभी टाइम लगता है करियर बनाने में। तो इन सब के पीछे क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ किस तरीके से मेरा ये माइंडसेट बना। आइडली जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो उसके बाद काफ़ी, तब से मैं सेशंस ले रहा था स्टूडेंट्स के लिए, गाइडेंस सेशन होते हैं, और वो ओपन रहते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे। तो उसमें भी 200 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे आते थे सेशन में, खाली गाइडेंस लेने कि आप बता दो किस तरीके से एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। इंस्टाग्राम पे, इस पे लेते हो? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव लेते रहते थे। तो वहाँ से स्टूडेंट्स क्या थे, हमसे कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा। आज जब हमने पहले ही स्टार्ट करा था तो भी हमारे 4 साढ़े 4 हज़ार टेलीग्राम मेंबर हो गए थे उसी टाइम पे।
तो वो चीज़ हुई, प्लस मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे भी मैं स्ट्रेटजीज बनाता था स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे काफ़ी उसमें मज़ा आता था, इंटरेस्ट आता था। बट टीचिंग स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम तो चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली एग्जाम क्लियर करके तो पढ़ा नहीं सकते, आपको कंटेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, चीज़ें भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो वो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड था, प्लस मुझे ये था थोड़ा सा जॉब का भी एक्सपीरियंस लेना है, किस तरीके की जॉब होती है, क्योंकि जब आप सीए बनते हो या फर्स्ट रैंक आती है, आपको पैकेज तो अच्छा मिलने वाला है, ये तो बहुत श्योर है। राइट। तो वो चीज़ भी मेरे अंदर थी कि यार इसका भी एडवांटेज मुझे उठाना है, देख एटलीस्ट करके तो देखूं मैं किस तरीके से शिवम, चीज़ें। ऐसा होता है क्या कि जैसे आपका AIR 1 था, मतलब ये एक रूमर है या क्या सच्चाई है, आप मेरे को बताइएगा, कि मार्केट में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो AIR 1, 2, 3 होते हैं ना, उनको कंपनी वालों को ये रहता है कि ये बार बार स्विच करेगा जॉब, तो मतलब वो प्रेफर करते हैं कि AIR 1, 2, 3 को नहीं लें और उसके आगे वाली रैंक वालों को ले, क्योंकि उनका नेम और ब्रांड बड़ा होता है ना, जिसमें AIR 1 का तो बहुत बड़ा होता है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एज अ रैंक 1 भी हो, तो अगर आप मल्टीपल स्विचेस लोगे तो आपके करियर के अंदर भी दिक्कत ही आने वाली है। कोई भी इंडिविजुअल है, मल्टीपल स्विचेस तो कोई भी एक्सेप्टेबल करता नहीं है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी चीज़ में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे होता क्या है, लोगों को ये जरूर मिथ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोगों को लगता है कि रैंक 1 आई तो आपका डायरेक्टली सिलेक्शन है। हाँ। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर आपकी रैंक 1 भी आई है, रैंक 2 आई है ना, आपको कंपटीशन सारे रैंकर से ही है, और जब आप रैंकर से compete कर रहे हो तो और एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन हो जाता है। व्हेन आई जॉइंड मैरिको, तो वहाँ पे अराउंड 100-110 रैंकर्स थे और सब ने इंटरव्यू अपीयर करा था। लास्ट में सिलेक्शन कितना हुआ, 4-5 लोगों का। तो आप देख लो सब ने अपीयर करा था, क्योंकि जीडी राउंड हुआ, 3-4 राउंड हुए, लास्ट में CFO राउंड में 5-6 लोग ही बचे थे और 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे आप देखो कि कंपटीशन कितना है, कितना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी। प्लस अगर आप अभी आपने क्वालिफाई करा, फ्रेशर किया, तो आपसे जनरली क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको जो आपकी कोर्स की नॉलेज है वो होगी, आपने जो आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस लिया है वो नॉलेज होगी। बट जब मैंने अपना इंटरव्यूज़ दिया या हमारे जो रैंकर वाले इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें वो कुछ अलग लेवल की उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अगर आप रैंकर हो तो वो खाली ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि टेक्निकल नॉलेज है। तो जब भी मैं अगर टेक्निकल आंसर देता था तो मुझे ये कहते थे ये तो हमें पता है कि आपको ये चीज़ आती होगी, आप कुछ और बताओ, अलग चीज़ बताओ। तो वहाँ से मेरे से वो बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, इकॉनमी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या चल रहा है, किसी कंट्री में वॉर्स चल रहे हैं, उसका आपको क्या लगता है कि एप्लीकेशन आएगा। ये नॉर्मली सीए स्टूडेंट को पता ही नहीं होते। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी ना, तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है कि आप इंटरव्यू में भी वैसा परफॉर्म करो, और ये सब चीज़ें भी आपको साथ में। और मैं तो सारे सबको कहता हूँ, कोई भी सीए कर रहा है, सीए स्टूडेंट है, तो उसको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, स्टूडेंट का अगर AIR 1 आया है तो उसको भी ये सारे राउंड फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है तो भाई इसको तो अपने आप जॉब मिल गई? नहीं, वही चीज़ है, वहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ये आपको ये चीज़ है, शॉर्ट लिस्टिंग हर जगह हो जाएगी क्योंकि आपकी रैंक 1 है, बट बाकी चीज़ वैसा ही होता है। बाकी आपका इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही चलता है, सारी जो भी कंपनीज हैं सेम फिल्टर्स फॉलो करती हैं कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, और प्रॉपर एकदम रिटर्न स्ट्रक्चर रहता है उनका कि ये चीज़, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर, तभी वो उसको जॉब मिलेगी। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार AIR 1, AIR 2, 3 तो आप पढ़ कर ले आए होंगे। हाँ, भाई आपने पढ़ाई तो करी है, कौन सा वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल देख के किया है? राइट। और फिर बाद में पता नहीं आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाओ या नहीं कर पाओ। ऐसा होता है क्या कि अपन पढ़ाई में तो अच्छा परफॉर्म कर गए लेकिन वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? तो वही चीज़ होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अब जैसे मैंने आर्टिकलशिप करी बिग 4 से, तो जब मैं आर्टिकलशिप भी कर रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार कि अगर तेरे को रैंक लानी है तो तू डमी कर ले। डमी भी होता है, ठीक है, डमी कर ले। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आपने। बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि अगर अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपना रैंक भी नहीं आ पाएगा और अपन बोथ ग्रुप भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, जबकि वो टाइम खराब करते हैं। बिल्कुल। और आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि डमी लेके वो रैंक 1 ले आएगा, आप कभी भी देख लो ट्रैक रिकॉर्ड है जितने भी रैंकर्स होते हैं, और मैं आपको मेजॉरिटी बता रहा हूँ क्योंकि अराउंड 100-110 रैंकर्स आते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर। 80-90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फर्म से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स करी हुई हैं और जिन्होंने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी हुई है। वही लोग जो हैं आज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, आपकी आउटपुट नहीं आ पाएगी। आप ये सोचो, इतना बड़ा कोर्स है ही नहीं कि आपको 3 साल पूरे घर पे बैठ के पढ़ना है। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो आप सीए बन के करोगे क्या, या रैंक का आप क्या करोगे? क्या टैग दिखाने के लिए थोड़ी वो चीज़ है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको पता भी तो होना चाहिए कि काम किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आप इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टूडेंट्स को ये समझाओ कि भाई वो उनका दिमाग में ये होता है कि भाई हमको टाइम ही नहीं मिलता। हम तो ट्रेनिंग करते हैं। अब जैसे आप तो बिग 4 में ट्रेनिंग किए हो, जैसा आप मेरे को बता रहे थे कि वहाँ तो रात को 8-9-10 बजे तक काम करना पड़ता है, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि भाई हम पढ़ेंगे कब, उनके माइंड में ये है। तो वो उसको कैसे मैनेज करे कि मतलब ट्रेनिंग भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी कर ले, वो सब कैसे मैनेज हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कई लोगों को ये डाउट होता है कि बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए।
पहली बात, बिग फोर में आर्टिकलशिप करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है, तो पहले आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि पहले आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो करो, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रही स्टूडेंट्स की, सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं बट शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही। तो वो चीज़ एटलीस्ट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात है, डेफिनेटली वहाँ पे एक्सटेंसिव होते हैं। वहाँ पे इवन मैंने सुबह के 4-5 बजे तक भी काम करा हुआ है जब डेडलाइंस होती है, एंड अगेन वी हैव टू रिपोर्ट एट 8 AM। तो सुबह 8 बजे फिर से आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी काम होता है, और रेगुलर बेसिस पे भी 8-9 बजे 10 बजे तक तो काम चलता ही चलता है। तो आपको लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ना डेडिकेशन ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। बट होगा क्या ना, अगर आप ये चीज़ करोगे तो ये एडिड एडवांटेज है आपका जॉब के अंदर भी। अगर कोई भी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है कल सीए बनने के बाद, तो फिल्टर्स लगाती है वो। अगर जैसे ही उसको दिखेगा ना कि यार ब्रांड नेम है, केपीएमजी का ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, तो वो चीज़ हेल्प करेगी। प्लस आपको डेडिकेशन थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता था मैं कैसे यूटिलाइज करता था, तो मैं इस वे में करता था कि वीकेंड्स वहाँ पे ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे। कुछ वीकेंड्स हो सकते हैं आपको काम करना पड़े, कभी लिमिटेड रिव्यूज़ वगैरह चलते हैं, ऑडिट चलते हैं, बाकी सैटरडे संडे मिलते हैं। तो आपको ये नहीं है कि सैटरडे संडे अब मैं इन्जॉय करूँगा या मज़े करूँगा, वो सैटरडे संडे आपको देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। उसके बाद होते हैं आपके फेस्टिवल्स, होते हैं दिवाली होता है, होली होता है। अब होता है हमें लगता है यार इन्जॉय कर लेते हैं थोड़ा सा, बट वो टाइम आपको देना पड़ेगा आपकी पढ़ाई को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपकी जब भी ट्रेनिंग्स आती हैं, कहीं पे भी आपको टाइम मिलता है ना थोड़ा सा पढ़ने का, ट्रैवल करते हुए भी मतलब टाइम आप ये मिलता है। कहना चाहते हो कि फिर मजे मत करो? मज़े मज़े करो, बट ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ पढ़ाई की कॉस्ट पे कर रहे हो, या पढ़ाई को टाइम दे सकते हो। वहाँ पे मज़े करने के लिए बहुत टाइम है। जब आप अगर ऑफिस में अगर बैठे भी हो ना 10 बजे तक, ऐसा नहीं होता कि आप पूरा कंटिन्यूस काम ही कर रहे हो। राइट राइट। वहाँ पे भी आप लोगों से वहाँ भी इंटरेक्ट एक करते हो, वर्क कल्चर है, बात कल्चर है, होती है, मजे, मतलब सब चीजें हर होती चीज़ हैं। होती है। हाँ, हाँ। वो चीज़ आप वहाँ पे इंजॉय करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ या मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पढ़ाई चल रही है, और जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में काम चल रहा है। वो दोनों चीज़ आपको जो सेपरेट काम रखो। जिस समय कर रहे हो वही आपके माइंड में चलना चाहिए। और ये चीज़ हमेशा क्लियर रखो, हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बट आपको ये समझना है कि आज काम इंपॉर्टेंट है, कल को पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट होगी। ये नहीं सब करना कि काम ही काम को पूरी इंपॉर्टेंस दे दी, या हमने पढ़ाई को उसको पूरी बैलेंस करना बैलेंस पड़ेगा। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दिन हो सकता है कि काम ज्यादा करना पड़े तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो किसी दिन फिर पढ़ाई ज्यादा करनी है, उस दिन फिर काम पे फोकस नहीं करना है। और इसीलिए जो आप पर्सनल रिलेशंस बनाते हो वहाँ पे अपने मैनेजर के साथ, अपने सीनियर के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर आप उनकी समझ रहे हो कि उनकी डेडलाइन से आज आपको काम करना है, और अगर आपने रिलेशन बनाए होंगे तो वो भी कल को समझेंगे कि आपके एग्जाम से। अब मेरे जो मैनेजर थे, मैंने 1-1.5-2 साल सेम मैनेजर के अंडर काम करा, क्योंकि हमारा अच्छा रिलेशन बन गया था, प्लस वैसा कंफर्ट था। तो वो भी ये चीज़ समझते, जब डेडलाइन होती थी तो अगर मैं सुबह 5 बजे तक काम कर रहा हूँ, अब मेरे एग्जाम में तो वो मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर देते थे किसी किसी दिन, कि आज तुझे पढ़ना है या तुझे कोई काम है तू कर सकता है। तो वो पर्सनल रिलेशन और यही सब जो स्किल्स है ना, अगर अच्छी फॉर्म से आप आर्टिकलशिप करोगे, ये स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। किस तरीके से क्लाइंट से रिलेशन बनाए जाते हैं, किस तरीके से आप और बढ़िया लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिग फोर में आर्टिकलशिप नहीं कर पाते हैं, या मतलब टीयर 2 सिटीज़ हो गए वहाँ से करते हैं, तो क्या उनकी आर्टिकलशिप में या उनको आगे जॉब करने में मतलब प्रॉब्लम आती है, या वो सक्सेस कम होते हैं, या जो बिग फोर में करते हैं उन्हीं का सक्सेस रेशियो ज़्यादा बड़ा होता है? ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेसिफिकली है, क्योंकि सीए तो सीए ही होता है। कोई ऐसा उसमें अलग तो नहीं है कि बिग फोर से करा, तो इट्स जस्ट अबाउट 3 years ऑफ ट्रेनिंग जो भी होती थी। बट उतना इम्पैक्ट नहीं होता। बट होगा ये कि आपको थोड़ा 1 साल पीछे स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो बिग फोर में बैठा है उसको 1 साल तो आगे मिल जाता है, वहाँ पे प्रमोशन ही मिल जाता है डायरेक्ट जैसे वो सीए बनता है। बट अगर आप मिड साइज से कर रहे हो, बट आपको मिड साइज डिसाइड करते टाइम या स्मॉल साइज डिसाइड करते टाइम ये देखना पड़ेगा कि फर्म के पास काम अच्छा हो, काम होना काम चाहिए, सीखने के वो चाहे मिलना नाम चाहिए। कम हो। हाँ, आप ये मत सोचो कि मेरे को टाइम मिल जाएगा पढ़ाई का। टाइम के चक्कर में आप अपनी ट्रेनिंग अगर खराब करोगे, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पोस्ट एम्प्लॉयड में। क्योंकि अगर आपको काम नहीं आता होगा, आपको कोई लेगा नहीं। इंडस्ट्री में तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई 10 लाख 1 लाख रुपए भी दे रहा है ना, उसको काम चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो वो चीज़ें जिस भी फॉर्म को आप ज्वाइन शिवम, करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं ढंग से, और ना वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि भाई अगर हम ऑफिस आएंगे तो हमारा टाइम खराब होगा, जबकि वो टाइम कहीं और खराब कर रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और वो इस रीजन से छुट्टी ले लेते हैं या डम्मी कर लेते हैं, और डम्मी में क्या होता है, उनका टाइम फिर और खराब होने लग जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। ज़्यादा टाइम होता तो वो सोचते हैं यार और स्क्रॉलिंग कर लें, इंस्टाग्राम पर रील चला लें। तो आप स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बताओ कि भाई पढ़ना भी ज़रूरी है और ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है, चाहे आप टीयर 1 से करो, चाहे टीयर 2 से करो, चाहे बिग 4 में करो, या नॉर्मल फर्म से करो। बिल्कुल। और सिंपल सी चीज़ यही है कि ये अगर आप सोच रहे हो 3 साल में घर पे बैठ के पढ़ लूँगा कोई भी कोर्स,
इतना बड़ा कोर्स है नहीं, वो कोर्स इतना ही डिजाइंड है कि आप डेली बेसिस पे 3 घंटे पढ़ाई कर लो, 2 घंटे पढ़ाई कर लो जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है 2 साल की, और जो लास्ट 6 महीने चल रहे हैं उसमें आप 10 से 12 घंटे पढ़ लो। इतना ही कोर्स है, इतना ही आपको पढ़ना है। इससे एडिशनल पढ़ने जाओगे, अब मेरे साथ थे कई लोगों ने 6 रिवीजन करी थी, 7 रिवीजन करी थी, और मैंने 4 ही करी थी। अब मेरी रैंक 1 आई है, अब उनकी रैंक भी नहीं आई है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने से अलग चीज़ मिल जाएगी। एंड इवन जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखे तो भी मेरे 80% मार्क्स आ रहे थे, और लास्ट में भी 80% ही आ रहे थे। तो अब वो क्वालिटी कितनी आती है रिवीजन कैसे करे वो भी तो इम्पोर्टेंट है Yes, ना। yes. आपने 6 कर लिए 7 कर लिए, वो हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं करेक्ट। है। और जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है ना, तो उतना टाइम वेस्ट भी होता है, right. उतना आप खुद बर्नआउट हो जाओगे एक टाइम पे। एंड इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ, जब भी आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम को, Right. तो आपका जो पीक लेवल आता है तो वो पीक लेवल आपका एग्जाम के टाइम पे आना चाहिए। कुछ लोगों का प्रिपरेशन टाइम में ही पीक आ जाता है, तो पीक के बाद वो फिर डाउन होने लगता है जब तक एग्जाम्स आते हैं। राइट। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। जैसे शिवम, लोग कहते हैं, मतलब एक मार्केट में बोला जाता है कि सीए का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। आपके हिसाब से स्टूडेंट को सबसे पहले माइंडसेट में क्या चेंज लाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग तो इसलिए डर जाते हैं, जैसे मान लो मैं बड़ा भाई हूँ फैमिली में, मैंने सीए किया, तो मेरे छोटे बहन भाई सीए इसलिए नहीं कर रहे कि यार इसको तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या चेंज लाना चाहिए माइंडसेट में कि भाई सीए का कोर्स बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं हो सके या अपन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड हो गया है ना, या जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, आज के टाइम पे कोर्स फिर भी काफ़ी छोटा हो गया है। एंड समझ आता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज के टाइम पे वैसा मटेरियल नहीं है कि आप 1000 पेज 2000 पेज पढ़ रहे हो। आज देखो आपके ना। पास छोटे छोटे मटेरियल अवेलेबल है। कितना कंटेंट है यूट्यूब पे भी। बिल्कुल, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अगर कोई क्लास भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा ना, तो भी वो फ्री से पढ़ सकता हाँ, है मतलब किसी कोई से। ये तो नहीं कह सकता कि यार मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाया। हाँ, मतलब और वो तो, आईसीए की फीस भी नहीं इतनी मिनिमल ही हाँ, है वो कि तो वो मिनिमल कर भाई। सकते हैं। पहले ये होता था कि मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, हाँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट इतना है, बहुत इतने ज़्यादा। मैराथन पढ़े हैं, मतलब आदमी उनको देख के भी सीए निकाल सकता है। तो वो चीज़ हो गई है, और स्टूडेंट को ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल है 100% सिलेबस करना। काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो पूरा कर ही नहीं सकते। जितना भी मैं अगर पर्सनल अपना बताऊं, मैंने भी हर सब्जेक्ट का 100% सिलेबस ही करा था। इवन एग्जाम से पहले भी मैं 100% करके गया था। राइट। बट आपको वो अप्रोच समझनी पड़ेगी कि मटेरियल आप कैसे डिसाइड करते हो, कितना मटेरियल आपका होना चाहिए, किस किस चीज़ों में आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लेट्स सपोज कोई टीचर है, मैं कल को पढ़ा रहा हूँ कोई सब्जेक्ट, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने टीचर का जो मटेरियल है ब्लाइंडली आप फॉलो करने लग गए उसको। ब्लाइंडली मत करो। ब्लाइंडली मत करो, कभी भी किसी भी टीचर का मत करो। ये चीज़ हमेशा समझो आप, जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे ना चीज़ों में कि किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं या क्या एडिशन कर सकते हैं हम, वो चीज़ हमेशा आपको करनी ही करनी है। एंड आप जब ये करने लगोगे ना, तो आपको समझ भी आएगा और खुद पे आप डिपेंडेंट हो जाओगे। और टीचर डिपेंडेंट कभी भी नहीं बनना होता हमें। तो जो आईसीआई का मटेरियल होता है, क्या उससे पढ़ना सफिशिएंट है, या जो फैकल्टी अपने नोट्स देती है, क्वेश्चन बैंक बनाती है, उससे पढ़ना चाहिए, या वो एक ही होते हैं, बस नाम चेंज होता है ऊपर? आईसीआई मटेरियल में ना थोड़ा इशू ये आ जाता है, थोड़ा एक्सटेंसिव बना रहता है वो। तो स्टूडेंट को अब लेट सपोज डीटी का मटेरियल है, तो डीटी का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बल्कि मटेरियल हो जाता है। वो स्टूडेंट्स को करना एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन उन्होंने बहुत अच्छे से करा होगा, एग्जाम्पल्स दी होंगी। बल्कि क्यों होता है वो? मतलब रिपीटेटिव लिखते हैं उसमें हाँ, एक चीज़ उसके को। अंदर ना डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उतनी, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहेगा तो वो पढ़ मतलब के कर उन्होंने सकता है। डिजाइन इस हिसाब से किया है कि बच्चा ट्यूशन नहीं ले रहा, वो खुद से पढ़ रहा है। हाँ, तो अगर उसको सेल्फ स्टडी करनी है तो उस बेसिस पे वो डिजाइंड है। बट आज के टाइम पे होता है, हमारे पास टाइम इतना अवेलेबल है नहीं, और टीचर्स ने इतने एफर्ट डाल दिए हैं ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के ऊपर कि उन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जिससे वो पेपर क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि पर्पस क्या है, अगर कोई स्टूडेंट टीचर से क्लास लेता है, अंडरस्टैंडिंग तो उसको मिल गई, तो वो मटेरियल वहीं से कम हो गया, पहली बात, जो टीचर ने उसको समझा दिया। उसके बाद आपके पास नोट्स हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो आईसीआई मटेरियल आप देखो हमेशा, क्योंकि मैं एज अ रैंकर तीनों लेवल पे मेरी रैंक्स थी, तो मैंने हमेशा से आईसीआई मटेरियल तो देखा है। बट मैं ये नहीं करता कि आईसीआई मटेरियल खोल के बैठा हुआ हूँ उसी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्रॉस चेक जरूर करता था कि कोई टॉपिक तो मिसिंग नहीं है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऐसा तो नहीं है फैकल्टी ने कोर्स जल्दी कराने के लिए उसको छोटा कर दिया हो। तो आप देखते रहो, आपको भी श्योरिटी मिलेगी। आईसीआई का मटेरियल देखा हुआ है, और आईसीआई का मटेरियल आपने देखा होगा, और आपके मार्क्स भी आते हैं, रैंक्स भी आती है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स और की तो वही है, और सबने मटेरियल भी बनाया आईसीआई मटेरियल से ही होता है। वहीं से बेस तो वही बेस वही है। गीता बाइबल वही है। हाँ, राइट। एग्जाम राइटिंग टेक्निक बहुत लोगों के वीक पॉइंट होते हैं, तो उसमें आपका क्या सीक्रेट रहा था, जो अगर आज आप शेयर करेंगे तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी? एग्ज़ाम राइटिंग में मेरा एक ये चीज़ थी कि स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एंड इवन फाइनल्स के अंदर मेरे 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाते थे, 2.5 घंटे या 10 मिनट एक्स्ट्रा में। तो मेरे पास 20 मिनट या फिर 15 मिनट तो हमेशा हर पेपर में बचते थे।
तो आपको पहली बात स्पीड इतनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि आपका जो पेपर है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर कोई 40 पे अटक रहा है या फिर किसी के 35 आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं और उसने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करा हुआ, तो लेट सपोज अगर पूरा कर लिया होता तो हो सकता है 4-5 नंबर और आ जाते हैं उसके, तो वो निकल जाता। तो 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट का वो चीज़ें छूट जाती हैं जो उसको आती थी, वो नहीं लिख पाया, तो वो चीज़ ना हो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पहले स्पीड अपनी मेंटेन करो, प्लस आपको 3R की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और पैनिक नहीं करना होता कभी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, जब मेरा फर्स्ट पेपर था, मैं प्रिपेयर करके गया था कि मेरे को टॉप 3 के अंदर रैंक लानी है। फर्स्ट पेपर था मेरा FR का, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा एंड वहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिसरीड हो गया था, बुक्स किसी और की बनानी थी, मैंने किसी और की बना दी और 20 मिनट निकल गए मेरे। अगर उस पॉइंट पे मैं पैनिक करता तो हो सकता है आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, बट वहाँ पे मैंने पैनिक नहीं करा, मैंने तुरंत वहाँ पे रिस्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे को दोबारा से करना है ये क्वेश्चन, तो वो 20 मिनट वेस्ट हुए, स्टिल मैं जो पेपर है वो 10-15 मिनट पहले उसको बैलेंस कर लिया। अब कई स्टूडेंट वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं या क्वेश्चन नहीं आता तो वो पैनिक कर जाते हैं, तो वो आपको स्ट्रेटेजाइज करना अपने पड़ेगा। माइंड को कूल रखा कि कोई नहीं, मेरे 20 मिनट गए, अब जो बाकी बचा टाइम है उसमें मुझे पूरा पेपर करना है। बिल्कुल, तो वो ही चीज़ आपको माइंडसेट रखना है, पैनिक कभी नहीं करना, प्लस अपना स्पीड मेंटेन करोगे। प्लस राइटिंग के लिए टिप्स ऐसी है कि आपको ये चीज़ टू द पॉइंट लिखनी पड़ेगी, कभी भी ये नहीं करना कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है तो हम सारी चीज़ें लिख के आ रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना 5 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के अंदर किन चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ आप पता कैसे चलता है जब आप सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह देखते हो किसी दूसरे रैंकर की, किसी दूसरे सजेस्टेड आंसर देखते हो। सजेस्टेड आंसर, तो वहाँ से पता चलता है यार ये ICA लिख रहा है, इसके मार्क्स हैं। और कई लोग अब क्या करते हैं थ्योरी पेपर में अंडरलाइन नहीं करके आते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, अगर आपने अंडरलाइन एग्जैक्ट कीवर्ड कर दिया ICA के तो ICA वाले पढ़ भी नहीं रहे हैं आगे पीछे का। फिर अच्छा, वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसके पास भी टाइम इतना ही है, तो वो उसको अंडरलाइन वाले को अगर देख आपने लेगा। अच्छे से प्रेजेंट कर रखा अंडरलाइन उसको दिख रहा है यार ये तो ICA का वर्ड लिखा हुआ है इसने, क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम में भी अंडरलाइन चेक करेगा उसको, चेक करेगा। तो वो चीज़ अगर स्टूडेंट करेंगे तो थियरी के अंदर भी मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल के अंदर तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना होता है। लेकिन शिवम, आपने एक बात बोली कि स्टूडेंट को मेन फोकस करना चाहिए कि 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करे, लेकिन मैं मेरा मानना ऐसा है, मतलब मेरी ओपिनियन है कि जैसे 100 में से मुझे 90 मार्क्स का ही पेपर आता है, हाँ, तो मैं पहले 90 मार्क्स का जो मुझे आता है उसको पहले कवर करूं, और जो 10-20 नंबर का मुझे कम आ रहा है उसको मैं बाद में देखूं, ताकि अगर वो मेरा छूट भी जाए तो मेरे किल नहीं हो मार्क्स। तो इसमें पहले ऐसा देखना चाहिए स्टूडेंट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना कि जनरली 3 आवर 15 मिनट्स के इसलिए मिलते हैं, कई लोग 15 मिनट को बहुत लाइटली लेते हैं कि 15 मिनट ऐसे दिए हैं रीड करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते वो हैं। मिलने लग गए, मैं पढ़ता था जब नहीं मिलते थे। तो वहाँ पे वो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर एक क्वेश्चन आपके पास चॉइस में आता है तो वो कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, ये वहीं पे डिसाइड हो जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर। आप पेपर में नहीं डिसाइड करोगे बाद में। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या डिसाइड करनी है, सीक्वेंस क्या रहने वाली है। रैंडम ऑर्डर के अंदर कभी पेपर नहीं शुरू करना होता, एंड जो रीड भी करते हो आप 6 to 1 रीड करना होता है, कभी भी 1 to 6 नहीं जाना होता। तो आप रिवर्स में रीड करोगे, एक क्वेश्चन आपको कौन सा छोड़ना वो डिसाइड कर लिया। आपने क्या बोला, रिवर्स में रीड करो? रिवर्स में रीड करो, पहले नंबर से नहीं? पहले नंबर से नहीं, क्योंकि इसका क्या रीजन है? पहला जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो पेपर छुड़वा देता है। और वो इसी तरीके से डिजाइन है ना। आप ये सोचो ICA ने कंपलसरी में क्यों डाला है उसको, कुछ तो उसके अंदर थोड़ा ट्रिक डाली होगी। इवन हम जब पढ़ते थे ना शिवम, तो हमारे को तो ये समझाया जाता था, हमारे सर जो थे वो ये बताते थे कि पहले क्वेश्चन को देखना ही मत, सेकंड से शुरू करना, बाद में कंपलसरी। हाँ, बस वही। तो यही टेक्निक होती है कि आप रिवर्स में करोगे तो 1 आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि 1 एनीवेज डिफिकल्टी होने वाला है जनरली। तो मेन चीज़ पेपर को छुड़वाएगा, वो छुड़वाता है, और फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करना नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पे आपका डिसीजन हो जाएगा कि किस सीक्वेंस में करना है। आपने जितने पेपर लिखे किसी में भी आपने क्वेश्चन 1 को पहले नहीं लिया? नहीं, क्वेश्चन 1 को नहीं किया मैंने, क्योंकि कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, वो तो उतना टाइम होता नहीं। मैंने एक चीज़ देखी शिवम, वो थोड़ा नया और अलग सा भी होता है। अलग होता है, इसीलिए वो कंपलसरी में डाला गया है कि स्टूडेंट छोड़ ही ना पाए इसको, उसको ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो उस पर तो आप मेहनत तब करो जब आपने पहले पूरा कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया। अब अपने पास जो टाइम बचा है भाई, अब देखते हैं इसको क्या है ये। बस तो वही डिसाइजन ये हो गया। पहले सीक्वेंस भी डिसाइड कर लिया आपने, अपने जो बेस्ट 3 क्वेश्चन सबसे बढ़िया आते हैं आपको, पहले आप वो अटेम्प्ट करो 1 घंटे 15 मिनट में। फिर आपके पास जो आधे घंटे के टाइम में अपने MCQs करो। उसके बाद जो आपको नहीं आता, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस कि यार मेरा इतना पेपर हो गया, मेरे को आता था 50-60 नंबर का, तो मैंने बढ़िया कर लिया। जब आपको लगेगा ना मेरे 40 नंबर आ जाएंगे, अब आप सेटिस्फाइड हो कि पास तो हो रहा हूँ मैं, अब आराम से पेपर अब आराम से दिमाग लगाओ। हाँ, फिर वो जो नहीं आता था वो भी होगा, वो हो जाता है जब आप कंफर्ट आता है ना कि यार पेपर हो गया, जो आता है प्रेशर नहीं है ना, प्रेशर नहीं है। अदरवाइज आप ऐसी चीज में लगे हो या स्टक हो गए किसी में, तो वो फिर स्टक में सारा टाइम निकल जाता है, वो नहीं करना चाहिए। ICAI सिलेबस को आप कैसे देखते हैं? क्या और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है? क्योंकि अब तो आप CA बन गए हो, आपने AIR 1 भी ले लिया, आपने पढ़ाई करी है, आप दूसरे कोर्स भी कर रहे हो, आपका कल भी शायद एग्जाम था ACCA का,
तो जब हम दूसरे कोर्स से कंपेयर करते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि हमारा आईसीएआई का जो कोर्स है वो पिछड़ा हुआ है, उसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जाए, या हमारी जो पॉपुलैरिटी है कोर्स की वो कम हो रही है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उस पर कुछ सजेशन जो इंस्टीट्यूट तक भी पहुँचे हमारी बात? तो जैसा मैं अभी आपने बोला एसीसीए दे रहा हूँ, तो काफ़ी मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वहाँ पे अलग है। वहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है एग्ज़ाम का। आईसीएआई से बेटर है हाँ, उनका? मतलब बेटर इस टर्म्स में है कि कंटेंट यहाँ पे भी अच्छा है, बट यहाँ पे जो एग्ज़ाम राइटिंग वाली चीज़ है ना, वो और चेकिंग वाली जो चीज़ है, थोड़ा सा वो इशू आता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सेम वर्ड लिख के आने हैं पेपर के अंदर तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। वो क्या है, क्योंकि चेकर ऐसा तो नहीं है, उसके पास 4 वर्ड है नहीं। बट वहाँ पे क्या हो रहा है एसीसी के अंदर, ये हैव एन ऑप्शन कि आपको अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की अच्छी नॉलेज है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पूछी जाती है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 5 पॉइंट याद करो और 5 पॉइंट लिख के आओ। उनको कोई मतलब नहीं है कि गुडविल है, लेट्स सपोज गुडविल करना है आपको, तो यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड 4 पॉइंट आप लिख के याद करोगे और लिख के आ जाओगे। वहाँ पे गुडविल की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब आपकी गुडविल की इंपेयरमेंट होगी। यहाँ पे भी टॉपिक्स तो हैं वो, बट वो पूछे नहीं जाते। वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर केस सिनेरियो बना देंगे, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। मतलब कितना रटने knowledge वाला कोई है। काम रटने नहीं। वाला नहीं है, और वही चीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि रटने का कोई पर्पस नहीं है ना। आज मैं रट के पेपर लिख लूंगा, तो कल आप तो ये मैं कहना भूल चाहते हो जाऊंगा। मतलब सीए के एग्जाम में रटना पड़ता है? सारा नहीं रटना पड़ता, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ थियोरी पेपर्स की, अब प्रैक्टिकल के अंदर तो सर सेम ही चीज़ है, प्रैक्टिकल के अंदर तो कोई इशू नहीं है। थियोरी पेपर में इशू एक ये है कि थोड़ा चीज़ें आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई आपके पास दूसरी चॉइस जैसे नहीं है। आप खुद ऑडिट पढ़ा Audit रहे पढ़ा हो रहा अभी अभी आप टीचिंग फील्ड में आ गए, Yes, yes. आपने उसका भी मेरे को जवाब भी नहीं दिया कि आप क्यों आए इधर, हाँ, हाँ। अभी आपको बताना है वो। Sure. तो उसमें शायद रटने का काम ही ज़्यादा होता है बिल्कुल बिल्कुल। ऑडिट के अंदर। उसमें अभी क्या ऐसा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया आईसीआई का, उन्होंने मिक्स कर दिया अप्रोच। ऐसा नहीं है अगर कोई स्टूडेंट रट्टा लगा के जाएगा वो पास हो जाएगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिकल स्किल्स है तो वो भी चला जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। वहाँ पे आपको ब्लेंड होना चाहिए, आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी रहनी चाहिए, उसके बाद आपको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप हो क्या रहा है, क्वेश्चन में किस सिनेरियो बनाते हैं वो केस सिनेरियो, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये किस टॉपिक से पूछा गया, अगर आपके पास प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि मैंने अगर आर्टिकलशिप करी स्टैट ऑडिट, मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है अच्छी प्रैक्टिकल ऑडिट की कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं, कहाँ रिस्क होते हैं। तो वो सिर्फ चीज़ से आइडेंटिफाई तो हम कर लेंगे, बट लिखने की जब बारी आती है तो आईसीआई की सिंपल सी एक्सपेक्टेशन है, अगर उन्होंने 5 पॉइंटर दे रखे हैं अपने, तो वो 5 वर्ड तो आपके बुक आंसर में होने चाहिए, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अलग से बना के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, और ये चीज़ बहुत एविडेंट है, आप किसी की सर्टिफाइड कॉपीज से भी चेक कर सकते हो। तो रट्टे वाला चीज़ जो आती है वहाँ पे आती ही आती है, और आपको लगाना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा अकाउंट्स में कोई रट्टा लगाना है या आपको टैक्स में कोई रट्टा लगाना है। टैक्स में आप अपनी लैंग्वेज में समझ के जाओ और अपनी लैंग्वेज में लिख के भी आओ, कोई इशू नहीं है। बट सेक्शन नंबर नहीं भी लिखोगे तो हाँ, चलेगा। कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि आपको ये सेम पॉइंट एक्सपेक्ट करे जाते हैं थ्योरी पेपर्स के अंदर, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है इस चीज़ में। तो वहाँ पे अगर आईसीआई थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर पाए इस चीज़ को, कि अगर कोई सेम मीनिंग वाला आंसर लिख रहा है दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो भी वहाँ पे मार्क्स अवार्ड होने चाहिए। लेकिन वो शिवम होगा कैसे प्रैक्टिकली? वो चैलेंज वही है कि जो चेकर्स हैं हाँ। उनको थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या उनको थोड़ा या वो कुछ मतलब अपने इंस्टीट्यूट का तो शायद ऐसा भी पैटर्न है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो तो कॉपी चेक कर ही वो नहीं नहीं कर सकते, सकते, right. बल्कि जो प्रैक्टिस वाले हैं वो करते हैं कॉपी करते चेक। हैं। तो प्रैक्टिस वाले को तो जो बता दिया वो तो वैसे ही चेक हाँ, करेगा। हाँ। हो सकता है आने वाले टाइम में आने वाले एआई से टाइम में। कुछ हेल्प आने वाले टाइम में डेफिनेटली एआई से हेल्प मिलने वाले है, क्योंकि एआई भी इंप्लीमेंट होगा ही होगा। अब जैसे थ्योरी पेपर है, इजीली एआई चेक तो कर ही सकता है उसके अंदर क्या इशू है। हाँ, जैसे ऑब्जेक्टिव में तो ये होता था कि चलो भाई एबीसीडी से हो हाँ, जाएगा, हाँ। लेकिन अब थ्योरी के अंदर मुझे लग रहा है कि एआई तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि एआई तो अब कितना एडवांस हो ही गया है, तो वो क्यों नहीं चेक कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एआई तो आर्टिफिशियल है, तो वो अगर किसी ने दूसरे तरीके से भी लिखा है हाँ, तो उसको भी राइट करेगा। करेगा करेगा। और होना भी वही चाहिए ना, अगर अल्टीमेटली स्टूडेंट को पता है ऑडिट होता कैसे है, या ये चीज़ तो इसको करनी आपने चाहिए। ऑडिट सब्जेक्ट ही क्यों चुना टीचिंग में? जी, ऑडिट के अंदर ऐसा था कि मेरा पहले काफ़ी मेरे भी कम मार्क्स आया करते थे ऑडिट के अंदर। इवन इन सीए इंटरमीडिएट आई स्कोर्ड 40 मार्क्स। वहाँ पे मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी सब्जेक्ट के अंदर, बट जब मैं फाइनल्स के आपके अंदर 40 आया marks 40 आए? मार्क्स आए थे। तो अभी जो नहीं सीए इंटरमीडिएट के सीए अंदर, इंटर के अंदर। राइट। तो वहाँ पे जब मैं सीए फाइनल प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये था कि यार ये सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो मेरे को मिल गई थी उस चीज़ में, तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मैंने 3 साल ऑडिट किया हुआ था। प्लस जब मैंने मैरिको में काम किया तो वहाँ पे भी मैं क्लाइंट साइड से भी काम वो किया। रोल प्ले करता है क्या जो बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग में करते बिल्कुल हैं करता है, क्योंकि एग्जाम में लिखने में? एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप ऐसे एडिशनल पॉइंट डाल सकते हो ना जो अगर स्टूडेंट ने पढ़े नहीं हुए, तो जनरली वैसे स्टूडेंट है अगर कोई जिसके पास अंडरस्टैंडिंग वो नहीं लिख पाएगा, वो तो उतने ही पॉइंट लिख पाएगा जो उसने पढ़े हुए मॉड्यूल में पढ़े हैं। हम क्या है, हम फ्रेमिंग कर सकते हैं आंसर की अच्छे से, कहाँ पे क्या चीज़ और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या एडिशनल केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, क्या इंप्लीकेशंस है। तो वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करती है। और उस चीज़ तो एमसीक्यू में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ याद तो करना नहीं है, आपको टिक करना होता है,
वो जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो होगा। तो जब फाइनल्स में मैंने प्रिपेयर करा ऑडिट, तो ऑडिट में मेरे 71 मार्क्स आए, और प्रॉपर मैंने स्ट्रेटेजाइज से पढ़ा इस बार की क्या क्या चीज़ें ICAI देखता है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे को लगा पर कि यहाँ पे शिवम, वो बात तो सब ठीक है, लेकिन आप जॉब छोड़ के इतना हाईली पेड छोड़ के फिर टीचिंग में आए हो, तो या तो इसमें आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कि भाई अर्निंग बहुत बड़ी कर सकते हैं, या फेम ज़्यादा होता है टीचिंग में, या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या मेरा रीज़न है? इंटरेस्ट इसमें था इस फील्ड के अंदर, तभी मैं आज इतना कंटेंट क्रिएशन में एक्टिव हूँ आज इतने टाइम से, और स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा से कनेक्टेड ही हूँ स्टार्टिंग से। जब से मेरा रिजल्ट आया, इवन जब मैं जॉब में था तब भी मैं कनेक्टेड रहता था, आर्टिकलशिप में था तब भी मैं कनेक्टेड रहता था स्टूडेंट से। तो वो मेरा लगाव है और इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। और ये ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर ये डिसीजन लो जब आपका क्रूशियल टाइम चल रहा हो, क्योंकि लेट सपोज आज से अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद ये डिसीजन लेता, तो मेरे लिए जॉब छोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और आज मैं बच्चे भी फिर कनेक्ट नहीं कर बच्चे भी पाते। नहीं करेक्ट कर पाते। प्लस आज मैं इस पोजीशन में था कि यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ और मुझे लेना चाहिए। अगर मैं आज ये वाला रिस्क नहीं लूँगा, और ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स की बात अगर आपको मैं बताऊँ, अर्निंग्स ऐसा नहीं होता डे जीरो से स्टार्ट हो जाती है। अगर मेरी इतनी हाई पेइंग जॉब थी, वहाँ पे मेरा बहुत स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रहा था, और अगर आप यहाँ पे करते हो ना, ज़रूरी नहीं आपका डे जीरो से या पहले महीने 2 महीने में वो आपको हो जाएगा। वो बनने में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। बहुत उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है ना कि स्टूडेंट को, कई लोगों को लगता है कि टीचिंग में पैसा है डेफिनेटली है, बट वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर लेते हो, लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, वो वैल्यू दे पाओगे। आज उसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो ज़रूरी हो जाता है। और यही चीज़ थी, मेरा इंटरेस्ट था, फैमिली का भी सपोर्ट था, और यही पॉइंट था कि जहाँ पे मैं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद फिर लेट हो जाता अगर मैं जॉब में पूरा इन्वॉल्व हो जाता। जॉब छोड़ना भी फिर बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट आपका होता। मतलब मन तो था कि मुझे हाँ, टीचिंग में आना है, और बिल्कुल, आपने राइट टाइम पर वो डिसीजन राइट, ले लिया। यस यस। राइट। आजकल स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट है कि भाई मैं सीए करूं, एमबीए करूं। आपके हिसाब से सीए ज़्यादा बेस्ट होता है, एमबीए ज़्यादा बेस्ट होता है? क्योंकि ये चीज़ें वहाँ भी चलती हैं क्लासेस के अंदर जब हाँ, अपने ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं, हम्म। तो कौन बड़ा होता है? मतलब सीए बड़ा होता है, एमबीए बड़ा होता है? मतलब दोनों का फील्ड ही एकदम अलग चीज़ है। अच्छा, सीए का बोथ काम आर अलग डिफरेंट। है और एमबीए का काम अलग है। अब एमबीए को आप ऑडिट करने को बोलोगे, वो ऑडिट तो करेगा नहीं, या प्रैक्टिस खोलने को बोलोगे, वो करेगा नहीं। एमबीए डिफरेंट डोमेन है ऑल टुगेदर। बट एमबीए का भी रेलिवेंस कब है या पर्पस कब है, जब आप एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से करते हो, जब आप टारगेट करो ABC। अब अगर आप ये देखोगे वहाँ पे पास रिकॉर्ड देखो, आप ABC से भी कौन लोग जा रहे हैं जो ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड हैं, वही लोग ABC से एमबीए भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, एज अ सीए आपको कुछ रोल्स में एंट्री नहीं है। लेट सपोज आपको प्राइवेट इक्विटी में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो रैंकर्स को तो जनरली मिल जाता है, या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है तो रैंकर्स को मिल जाता है। बट बाकी अगर कोई नॉर्मल फ्रेशर चाहिए तो वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि एमबीएज ने वो डोमिनेट कर रखा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर, तो आप डेफिनेटली फिर एमबीए करके इन रोल्स के अंदर जा सकते हो। बाकी दोनों डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट डोमेन्स है। ऐसा नहीं है हर एमबीए का भी पैकेज वो उतना ज़्यादा होता है। आपको भी पता है, जो टियर 1 कॉलेजेस से हैं, जो हाई कॉलेजेस से हैं, उनका ही वो पैकेज लग रहा है जो आपको दिखाया जाता है। हाँ, वो डिग्री मतलब मिल जाती है, कहीं से डिग्री ले मिल लो। जाती है, बट सीए का नहीं है ऐसा। हाँ, सीए का नहीं है। और सीए में जो लोग पूछते हैं ना भाई कौन से कॉलेज से कर रहे हो, हाँ वो गलत हाँ, होते हैं। गलत है गलत है। तो वो चीज़ रहती है। और मैंने भी काम करा है, जब मैं मैरिको में था या इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम किया था, तो मैं एमबीएस के साथ भी काम करता था। तो उनका माइंडसेट पूरा डिफरेंट होता है। वो बिजनेस देखते हैं, उनको बिजनेस माइंडेड माइंडसेट होता है उनका, कि वो बिजनेस किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से बिजनेस ड्राइव कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। सीए रिलेटेड थोड़ा टेक्निकल काम होता है कि आपको लॉ इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो सकता है, किस तरीके से ऑडिट करवाना है, किस तरीके से फाइनेंशियल बनेंगे। तो दोनों डिफरेंट डोमेन है। आपका किस में इंटरेस्ट है, आप किस में बढ़िया कर सकते हो। और एज अ सीए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अगर आप सीए बन जाते हो। और एमबीए के अंदर भी यही है, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करोगे ना, और वो अच्छे कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। सब नहीं कर पाते कि अगर सबको ABC मिल जाए, अहमदाबाद मिल जाए, कलकत्ता मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी दोनों की अच्छी खासी नॉलेज है, और दोनों डिफरेंट डोमेन है, कॉम्पिटेटिव नहीं है। कहीं पे आप सोचो खाली एक जगह कंपटीशन आता है, अगर आप जो एमबीए सेंट्रिक रोल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी सीए के लिए रोल बना नहीं है, बट अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन तो एमबीए से मिलेगा। प्लस एमबीए का थोड़ा सा ये है कि कॉम्पिटेटिव एज इस मामले में मिल जाता है उनको, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, प्रेजेंटेशन वो स्किल्स होती है, सीए से काफ़ी ज़्यादा बेटर वो होती है। बेटर होती है, क्योंकि वो उनको करा ही वही रहे हैं 2 साल। अगर हमने, जब हमारी रैंक आई, हमारा प्रोग्राम हुआ था MDP, ICAI का प्रोग्राम होता है 10 डेज़ का, वो हमारा हुआ था ISB के अंदर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो वहाँ पे जब आप देखोगे ना, वहाँ पे हमें 10 दिन पढ़ाया गया। तो डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, मार्केटिंग कैसे करनी पड़ती है। तो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं। वो स्किल्स यहाँ पे इतनी ज़रूरी नहीं होती, इसलिए नहीं सिखाई जाती। अगर स्टूडेंट को लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए इस पर, और सबको करना चाहिए डेफिनेटली, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट को कोई एक
2 महीने का 6 महीने का इस तरह का कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम बना के? डेफिनेटली, क्योंकि जैसा अगर वो 10 दिन का था हमारा, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था, इतनी हमारी लर्निंग हुई। अगर ऐसे ऐसा 1 महीने का 2 महीने का अभी वैसे करते हैं वो, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते उस चीज़ को। वो जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने हाँ, चाहिए वो नहीं है। तो उस वे में अगर कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कॉस्ट थोड़ी आएगी इसकी एडिशनल, बट अगर ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह पे भी काम करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। क्योंकि आजकल रियलिटी यही है ना, कोई डेस्क जॉब में ग्रो नहीं कर पाएगा। कि आप सपोज कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। करियर में अगर आपको ग्रो करना है, आपको बोलना तो पड़ेगा। अगर कोई बोलना बोलोगे पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे करियर के अंदर, क्योंकि जो बोलेगा वो आगे निकल जाएगा। आप किसी बोलना भी लेवल जरूरी तक है। बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलने से पीछे हटोगे, आपको लगेगा मैं कंप्यूटर में बैठ के काम कर इवन आप चाहे टेक्निकली थोड़े कम साउंड हो, लेकिन Right. अगर आपको बोलना आता है, बोलना आता है। और वही चीज़ है, अगर आप डेस्क में बैठ के सोच रहे हो कि मेरे को डेस्क पे काम करना है या ऑडिट ही करता रहूँगा मैं, तो आप करियर में जो लेवल पे आप अचीव कर सकते हो, जो आपका पोटेंशियल है, वो तभी अचीव होता है जब आप बोलोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करोगे। तो जो भी सीए स्टूडेंट अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, आपका बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं जाता हूँ सेमिनार्स के अंदर, स्टूडेंट्स को मैं बोलता रहता हूँ डाउट्स पूछो। कितने लोगों के मन में डाउट होता है, वो हैंड रेज नहीं करते। उनको ये डर लगता है कि यार कहीं यूं कर लिया तो भाई खड़ा कर देंगे। हाँ, तो आप बोलना वहां से स्टार्ट करो, और एक पॉइंट पे अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो ऐसा कोई डर नहीं है कि बाकी लोग भी आपके जैसे ही हैं। मतलब बल्कि कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार डर लगेगा। और आजकल तो ऐसा है कि बोलने से आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब पे। अगर आपने अपनी स्किल को चेक तो करो कि कैसा बोलते हो। हाँ। और अगर आपका थोड़ा सा वीक भी होगा, आप इंप्रूव करोगे ओवर द पीरियड ऑफ उसमें टाइम। तो आप वापस ट्रायल भी कर सकते हो भाई, मैंने कैसा बोला। बस वही चीज़ें हेल्प करती हैं। राइट राइट राइट। आज के सीए प्रोफेशन का बिगेस्ट चैलेंज क्या है स्पेसिफिकली ऑटोमेशन और एआई के ईरा में? मतलब जैसे एआई कितना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो अब सीए प्रोफेशन में क्या बिगेस्ट चैलेंज आने वाले हैं? और ये चीज़ है कि इसके अंदर भी पूरा इम्पैक्ट आने वाला है सीए प्रोफेशन के अंदर। बट आएगा इसमें इम्पैक्ट ऐसा है कि जो जितने भी लोग हैं उनको एआई सीखना पड़ेगा। मेजर चीज़ ये है कि सबको मतलब एआई एआई सीखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट तो नहीं करेगा? सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि सीएस का माइंड होता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, क्योंकि टैक्स लॉ, कंप्लायंस वगैरह तो देखने वाले सॉफ्टवेयर पहले भी थे और धीरे धीरे और डेवलप्ड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन लोगों को डर लगता है कि गलत नोटिस। सेम ऑडिट के अंदर भी यही होगा। ऑडिट के अंदर जो बेसिक वाउचिंग वगैरह वो माइट भी सॉफ्टवेयर कर देंगे, बट एनोमलीज निकालना, उसको एनालाइज करना, कहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, वो सब सीए ही इवेल्युएट कर पाएगा। क्योंकि वहाँ पे माइंड वहाँ एप्लीकेशन पे ह्यूमन बीइंग चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए। वो कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा ना उस होने पर कोई लगे- बिलीव करेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे होगा तो फिर तो कंप्यूटर ही मैनिपुलेट करने लग जाएंगे लोग। तो वो चीज़ होगी, तो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं है डायरेक्ट। बट आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आप खाली बेसिक वाला काम नहीं कर सकते, कि आप सोचो बेसिक सा करते रहूँ या रिटर्न फाइलिंग में ही करते रहूँ। रिटर्न फाइलिंग में भी आपको थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर आप टैक्स के अंदर देखोगे, तो टैक्स के अंदर अगर आप ये वाला स्क्रूटिनी वाला पार्ट देखते हो, नोटिस वाला पार्ट देखते हो, ये कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यहाँ पे ह्यूमन जो बीइंग की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप हेल्प लो उसकी। हेल्प जरूर लेनी, क्योंकि जो काम आपका एआई से हो सकता है वो जल्दी से आपको बता देगा, तो आपको वहाँ पे खुद एफर्ट डालने की क्या ज़रूरत है। उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा इससे? मतलब बाकी इंडस्ट्रीज में तो, टेक इंडस्ट्री में तो होगा, बट सीए प्रोफेशन के अंदर तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। बट टेक के अंदर डेफिनेटली अभी हो भी रहा है धीरे धीरे, जितने भी ले ऑफ्स जैसे वगैरह मान होते लो मेरे ऑफिस में 10 जनों की टीम है, मतलब कुछ आर्टिकल्स भी हैं, कुछ क्वालिफाइड है, कोई सेमी क्वालिफाइड है, तो मतलब मैं 2-3 जने रख के काम करा सकता हूँ? मतलब वो आपका डिपेंड करता है किस तरीके का काम है, कितनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती थी उस पर्सन की, और कितना ऑटोमेशन किस लेवल पे पहुंच चुका है आज के टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्लस जो भी लोग होंगे उनको भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। आज भी आईसीआई जो है काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराता रहता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे होते हैं अब तो एआई के ऊपर, किस तरीके से एआई कर सकते हो। मेन है कि अगर काम बढ़ रहा है, हाँ। वो कहते हैं ना कि मछुआरे ज़्यादा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मछलियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर काम बढ़ रहा है तो एआई से तो बल्कि आप उसको हेल्प लेकर और उसको स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि साइन तो बैलेंस शीट पर तो सीए का ही करेगा। सीए की क्योंकि करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि एआई से बनी हुई बैलेंस शीट को अप्रूव्ड मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ बेसिक चीज़ों में ही सीए प्रोफेशन कंसेंट्रिक है, ऐसा नहीं है। सीए हर चीज़ में आज के टाइम पे, सब हाँ, बिजनेस में देखो बिजनेस में सीएज ही आ रहे हैं आज के टाइम पे। आजकल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सब सीए ही हैं। सीए, आप ये मत सोचो कि सीए करके मेरे को यार रिटर्न फाइल करनी है, एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है। आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप होगा ना, आप कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर लोगे। और मुझे लग रहा है पिछले 10-15 साल में इस चीज़ में चेंज आया है। आया है डेफिनेटली। अब जो सीए करने वाले हैं उनके थॉट्स भी अलग हैं, उनका सोचने का तरीका भी अलग है। ऐसा नहीं कि भाई नौकरी करनी है या मेरे को बस वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। डिफरेंट फील्ड्स में उतर रहे वही हैं। चीज़ है ना, आज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपके पास एक स्टेबल डिग्री है।
आज अगर आप सीए हो तो आपके पास अपनी डिग्री तो है, मैं खोल के ऑफिस बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है इंश्योरेंस मुझे? है वो। चीज़ आप ये तो वैल्यू देखो, बाकी कोर्स में तो आपके पास जॉब ही है ना, और आप क्या करोगे? इसमें तो आपका खुद का खुद का आपके इंडिपेंडेंट, पास इंडिपेंडेंस है, आप साइन कर सकते हो, बैलेंस शीट साइन कर सकते हो, बिजनेस करना है बिजनेस भी और आप वो कर ही भी सकते पावर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, बिल्कुल। कोई छोटा मोटा पावर भी नहीं है। तो वो पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू बिल्कुल भी डाउन है, बिल्कुल बढ़िया अभी चल रहा है एंड आगे भी बढ़िया ही है। शिवम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सीए स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने देखा होगा कि पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, कॉपी चेकिंग का राइट मिलना चाहिए, उस पर भी शायद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये वॉइस आईसीआई तक इफेक्टिवली पहुँचता है? क्या वो स्टूडेंट्स की बात को सुनते हैं? मतलब वहाँ तक ये जो कॉपी चेकिंग का राइट है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे प्रोफेशन में कि बच्चों का जो कॉपी चेक है वो कई बार गलत हो जाता है, और उसको फिर वो अगर उसने चेक कर दिया तो आप उसको रीचेक नहीं करवा सकते, केवल उसका टोटलिंग हो सकता है। और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या ये इफेक्टिवली वहाँ तक जाती है ये चीज़ें? मतलब ये सारे नोन इश्यूज़ हैं एंड डेफिनेटली बीच में जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा था एंड काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, बट अभी भी काफ़ी चीज़ों की इंप्रूवमेंट्स की और रिक्वायरमेंट है। बट जैसे जैसे आपका चेकिंग वाला आपने बोला कि अगर किसी का गलत चेक होता है तो वो सही होना चाहिए, उतना ऑप्शन तो उसके पास रहना चाहिए। जैसे आज सबके पास ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपीज़, हर कोई मंगाता है आज के टाइम पर, तो वो सर्टिफाइड आरटीआई कॉपीज़ से मिल गया सब। आरटीआई से मिल जाता है। सर्टिफाइड कॉपीज़ आपके पास टोटलिंग वगैरह का राइट है। तो बाकी यही चीज़ है, अगर लेट सपोज कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो थोड़ा सा एक मैं फैक्टर ये कहूँगा, जैसे मार्किंग स्कीम वाला है, वो भी अगर आईसी निकाल पाए तो और बेटर होगा, क्योंकि एटलीस्ट स्टूडेंट चेक तो कर सकते नहीं, हैं। तो आईसीएआई को इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या होती है? वो क्यों नहीं करना चाहते ये सब चीज़ें? मतलब उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? मार्किंग पैटर्न नहीं देना चाहते या कॉपी चेकिंग का राइट नहीं देना चाहते? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब ये तो होना ही चाहिए। हाँ मतलब आई गेस वैसा ही है, अभी जो लीडरशिप है जो भी चीज़ें वो ट्राई तो कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो पाएँ, बट अल्टीमेटली होता है ना कि स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टूडेंट वैसा ही होगा या फिर कोई यंग लीडर्स होंगे, वो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, जितना मेरा मानना है। कि लेट्स सपोज काउंसिल में अगर कोई यंग मेंबर जाता है 24 साल का 25 साल का जो भी है, वो उठा सकता तो है उस वो चीज़ उसको पता है क्योंकि उसने वो फेस करी है। और अगर मैंने फेस नहीं करी ना, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा समझना है कि हो क्या रहा है। आपके हिसाब से ये आप ये कहना चाह रहे हो कि आईसीआई की जो लीडरशिप है अभी उसमें क्या है, थोड़े ओल्ड एज या जो 40 35 40 से अपर एज वाले ही जाते हैं, तो वो उस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते, वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। तो वो ऐसा हो जाता है कि लेट सपोज कोई सीनियर लीडर है, अब उनके पास एक्सपोजर है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, तो वो थोड़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है कि अपना प्रोफेशन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीएस के पास। सीए स्टूडेंट वाली चीज़ सीए इतनी स्टूडेंट वाला थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उतना इन्वॉल्वमेंट करना, और उतना वो देख भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने जब सीए करा तो इतना टाइम हो गया था। आज अभी कोई यंग यंग कर रहा है, नया नया कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। या कोई टीचर होता है तो वो समझ पाता है, क्योंकि वो टीचर स्टूडेंट से कनेक्टेड है। तो जो लोग स्टूडेंट से कनेक्टेड होंगे या स्टूडेंट होंगे, वही चीज़ वो प्रॉब्लम समझ पाएंगे और वही चीज़ लोग वर्क कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट आएगी यंग लोगों की भी, और अगर यंग लोगों की आएगी तो आपका डेफिनेटली विचार है कुछ इस तरह का नहीं अभी तो कि बिल्कुल आईसीआई की इलेक्शन वाली प्रोसेस में जाना है? मतलब ये AIR1 जाते नहीं है यार, ये मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, इतने AIR1 आ गए अभी तक कोई इलेक्शन फाइट नहीं करता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट स्पेसिफिकली होता है ना कि उस चीज़ के अंदर भी फिर आपको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है, फोकस वो होता है, भी अपने आप में एक फुल टाइम जॉब क्योंकि है। मैं भी कनेक्टेड हूँ, काफ़ी काउंसिल मेंबर से भी कनेक्टेड रहता हूँ, जो सीनियर लीडरशिप होती है उनसे भी कनेक्टेड रहता हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट वाला काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। प्लस अगर आप ये वाला प्रोफेशन में टीचिंग में, यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें क्लैश ना हो, तो एक चीज़ पे फोकस करना वो बेटर रहता है। तो वो पर्सपेक्टिव से फिर अपना अपना एक माइंड सेट भी है कि Mindset भाई होता मेरे को उधर जाना है तो मैं दिमाग लगाऊं, हाँ, अगर मुझे जाना ही नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं? राइट। राइट। एकेडमिक्स वर्सेस प्रैक्टिकल, टैक्स और जीएसटी फील्ड में दोनों के बीच में गैप कैसे ब्रिज किया जाए? मतलब एकेडमिकली और प्रैक्टिकली जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके बीच का जो गैप है उसको अपन कैसे मिट आउट करें? मतलब एक तो तरीका वो है ही, जो हमारी आर्टिकलशिप है वहाँ पे तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पे अगर आप मिक्स आपको वो एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट डोमेन्स का, तो वहाँ पे आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है लर्निंग की, क्योंकि कल को अगर आपको प्रैक्टिस सेटअप करनी है तो आपको चीज़ों डिफरेंट टाइप्स का काम आना चाहिए टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस, तो वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो तभी जैसा आपने पीछे भी हमने डिस्कस किया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, तो वो तभी गैप हो पाता है और तभी हेल्प हो पाएगी, तभी आपको समझ पाएगा कि हो क्या रहा है। शिवम, जैसे बहुत सारे लोग जो अभी सीए कर रहे हैं, एक्चुअली उनका मतलब एक फ्यूचर होता है कि भाई मुझे प्रैक्टिस में जाना है। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस उसी जगह से स्टार्ट करना चाहिए जो हमारा नेटिव प्लेस है, या जहाँ से हम रहते हैं, या जहाँ हमने ट्रेनिंग की है, या किसी दूसरे शहर में जाके भी हम प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं?
मतलब प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोफेशन हो गया ना कि आपको टाइम चाहिए वहाँ पे रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए। एंड हर जगह फर्म्स तो हैं ही, अवेलेबल फर्म्स हैं, सबके क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, वो किसी ना किसी सीए से काम करा रहे हैं। तो किसी एज अ फ्रेशर सीए को वो प्रैक्टिस सेटअप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है आज के टाइम पे। इतना इजी तो नहीं है प्रैक्टिस सेटअप करना, क्योंकि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी वहाँ पे। आप 10-12 लाख की जॉब भी छोड़ के आ रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भरोसा नहीं है आपकी कितनी इनकम होगी, 1000 की इनकम होगी, 2000 की होगी, हो सकता है कोई भी इनकम ना हो आपको, 1 साल भी ना हो, 2 साल इवन भी ना आपके हो, ऑफिस के खर्चे भी ना खर्चे निकले। ना निकले। तो वो रिस्क पहले आपको देखना पड़ेगा, आपके पास कैपेबिलिटी है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सबके पास रहती हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। प्लस ये चीज़ तो हमेशा रहेगी, जहाँ पे आपका क्लाइंट बेस है वहाँ पे ही आपको सेटअप जहाँ करना आपके चाहिए, लोग ज़्यादा जानते हैं जानते आपको। हैं, क्योंकि वही पर्सनल रिलेशन वाली चीज़ है ये तो। क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट फेसिंग रोल है, तो जितने आपके रिलेशन होंगे, जितने लोग आपको जानते होंगे, आपसे कनेक्टेड होंगे, लेकिन वहाँ मुझे पे। याद है शिवम, जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी जानकार की जगह पर ही किया था, और हाँ हाँ उन्होंने ही मुझे काम नहीं दिया था। हाँ 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 हाँ। और वो काम मुझे फिर दूसरे लोगों से ही मिला, मतलब जो मुझे नहीं जानते थे। फिर जब वो मेरे पास आने लगे तो फिर मेरे जानकार लोगों ने भी काम देना स्टार्ट हाँ किया। हाँ। तो वही चीज़ होती है, एक बार बस नाम बनाना होता है एंड नाम आपके। बनाना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जल्दी से कोई देगा भी नहीं। हाँ। इवन अगर मेरा कोई खास रिलेटिव भी है तो वो जल्दी से अपनी फाइल मुझे नहीं देगा, राइट क्योंकि उसको लगता है यार पता नहीं कल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो काम देना नहीं चाहता, राइट। वो देना तो चाहता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेटिव प्लेस से करो तो हाँ, ज़्यादा मतलब बेटर जहाँ है। पे आपका नेटवर्क हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो नेटवर्किंग ही है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप यू आर फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग एज वेल। तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जैसे आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की तो उस दौरान आपने जैसे क्लाइंट से कोई बात की हो तो आपको कोई शौक लगा हो, या कोई ऐसा इंसिडेंस जो एक स्टोरी टाइप हो, जो मतलब लोगों को सुनने में मज़ा आए कि यार ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जब हम ट्रेनिंग करते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि आई थिंक KPMG में तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट से भी बात करनी होती होगी। तो ऐसा कोई स्टोरी, कोई ऐसा है आपके पास एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकते हैं? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसमें होता ये है कि कई बारी ना, अब जैसे आपकी डेडलाइन आ रही होती है, तो रात में आप 12-1 बजे तक भी काम कर रहे होते हो, तो आप क्लाइंट को भी कॉल मिला देते हो 1-2 बजे भी। अच्छा। और वो क्लाइंट अवेलेबल होता नहीं जनरली, क्योंकि क्लाइंट का क्या है, वो अपने टाइम से काम करते हैं, हाँ, वो रात को 12-1 वो बजे रात क्यों को काम नहीं उठाएगा करते। आपका फ़ोन? हाँ। तो फिर भी हमें ऐसा करना पड़ता था कि 2-2 बजे हम उठा के सैंपल मंगवा रहे हैं कि भाई तो इनवॉइस भेज दे, मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मेरे को रिव्यू कराना उठाते थे है। वो फ़ोन? फिर वो मतलब वही चीज़ काम आती है, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं ना तो वो कॉल भी उठाएगा, वो भेजेगा भी। हाँ। बट अगर आपने ऐसे बना नहीं रखा उससे, तो फिर वो नहीं भेजने वाला 2 बजे रात में उठ के। सुनने को भी मिलता है। हाँ हाँ, सुनने को भी मिलता है कि आपने पहले क्यों नहीं मांगा, ये चीज़ थी। हाँ। आने वाले 5 से 10 साल में टैक्स प्रैक्टिस का लैंडस्केप कैसे बदलेगा? मतलब वकील ज़्यादा बड़ा काम करेंगे, CA ज़्यादा करेंगे? क्योंकि देख रहा हूँ आजकल टैक्स एडवोकेट्स का डिमांड ज़्यादा है, उनका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। अभी हमने एक क्लाइंट का मैटर डील किया था, बहुत बड़ा 400 करोड़ से ऊपर का मैटर था। तो मैंने देखा है जो टैक्स एडवोकेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं इन कंपेयर टू आवर CA प्रोफेशन। और बहुत सारे CA ही हैं जो टैक्स एडवोकेसी कर रहे हैं, जबकि वो CA हैं क्वालिफाइड, लेकिन उन्होंने बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ले रखा ले है। रखा है। हाँ, उसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली सीएस की जो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, काफ़ी एक्सटेंसिव है टैक्स के मामले में तो। एंड जितना वो नॉलेज रखते हैं उतना वो डिलीवर कर भी पाते हैं सीएस। तो डेफिनेटली जो इसका इम्पैक्ट भी आएगा या 5 से 10 साल के अंदर भी, अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है सीएस के लिए भी कि यहाँ पे अपना वो पकड़ जो है बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली सीएस को प्रेफर करा जाता है इस मैटर्स के अंदर। तो अगर टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं तो उसको होगा कि ये सीए है तो इसको अच्छी नॉलेज होगी। तो अगर आप वो डिलीवर कर पाओगे नॉलेज, तो डेफिनेटली इसका अच्छा ही लैंडस्केप है आगे आने वाले टाइम के अंदर। एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि अब कंपनीज भी बढ़ते जा रही हैं, लिटिगेशन भी बढ़ रहे लिटिगेशंस भी हैं। बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अब हाँ, कॉम्प्लिकेशन इतना आई है। सिंप्लीफिकेशन है नहीं जैसा नहीं। अपन सुनते थे, भाई हाँ। GST बहुत सिंपल हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ के अंदर, इवन रजिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वो चीज़ आती ही रहेंगी और उतना काम मिलता ही रहेगा। तो आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर तो बहुत काम है। आपका डोमेन रहा है टैक्स का कभी आर्टिकलशिप में? वैसा स्पेसिफिक डोमेन नहीं रहा, बट स्टैट ऑडिट किया है मैंने, तो बाकी चीज़ें भी मैंने देखी हुई है। प्लस मैंने क्लाइंट साइड में जब काम करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे भी मैं अदर मैटर्स देखता था, कहाँ पे क्या चीज़ें कंपटीशन वगैरह है। आपका यूट्यूब, लिंक्डइन का जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि आप बहुत एक्टिवली उस पर रहते हो, मैंने देखा लिंक्डइन पर तो आपकी बहुत रेगुलर पोस्ट है, और आप यूट्यूब पर भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो कौन से मोमेंट पे लगा कि अब मुझे अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपने पहले ही करना शुरू कर दिया था ये। तो जब मैं अराउंड सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो कोविड लॉकडाउन वगैरह था, तो वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म देखा था मैंने, वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह मैंने बना लिया।
स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे ऐसा इस मोटिव से नहीं करा था कि मेरे को कोई कंटेंट क्रिएट करना है, इट जस्ट मेरे को नेटवर्क करना था। मतलब आप ये भी नहीं देखते थे मेरे फॉलोअर कितने नहीं, हुए नहीं, या कुछ मेरे नहीं, व्यूज कुछ कितने कुछ आए, नहीं, ये सब नहीं देखते थे। कुछ नहीं। वहाँ पे मेरा पर्पस ही रहता था कि मैं दूसरों से कनेक्ट कर पाऊँ, दूसरे क्या लिख रहे हैं, प्लस मेरे को किसी से गाइडेंस लेनी है कि कोई सीए ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात होती है उस टाइम मैं सीए से बात कर रहा हूँ किसी भी, तो वो चीज़ भी वहाँ से मैं लोगों से कनेक्ट करता था, उनसे सीखता था, उनको क्वेश्चन पूछता था किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ कैसे पढ़ सकते हैं। तो वो गाइडेंस वाला पर्सपेक्टिव था, वो सीए इंटर टाइम तक वही चलता था। फिर जैसे ही मेरा सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, आर्टिकलशिप में गया, तो वहाँ पे आपके पास फॉलोअर्स बेस बढ़ने लगता है धीरे धीरे, जैसे क्योंकि आपके पास आपके पास ब्रांड आता है, नॉलेज आती है, आप शेयर करते हो। शेयर करते हो। तो वहाँ पे जब बिग फोर का एक्सपीरियंस मिल गया, प्लस मेरे पास फाउंडेशन की रैंक थी, प्लस मेरे पास इंटरमीडिएट की रैंक थी, तो वहाँ पे धीरे धीरे मेरे को लगा कुछ ना कुछ अब क्रिएट करते रहना चाहिए। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं खाली सीए रिलेटेड कंटेंट ही बनाता था। तो आज के जो सीए स्टूडेंट है क्या उन्हें भी इस तरह से कंटेंट बिल्कुल, क्रिएशन स्टार्ट बिल्कुल, कर देना बिल्कुल। चाहिए? मैं तो सबको कहता हूँ आप लाइक्स के चक्कर में मत रहो कि मेरे को लाइक्स नहीं आएंगे या कोई देखेगा नहीं। अगर आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो ना, आप वो पढ़ के लिखोगे, आपकी खुद की नॉलेज नॉलेज बढ़ेगी, दैट इज द वेरी गुड पॉइंट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लिखने जाते हो ना, आप रैंडमली नहीं लिख सकते, आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी यार किस तरीके से लेकिन इसको लिखा आजकल जाए। तो मैंने सुना है लोग चैट जीपीटी से बना के लिख वो देते हैं। फिर डिफरेंट चीज़ होगी, मतलब वो फिर कोई पर्पस नहीं है उसका। मैं अगर कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कि कि यार भाई तू ऐसे बना ये के लिख दे। के दे दे, हाँ। तो उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है, मुझे खुद ही मज़ा नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद मैं ही बोर हो जाऊंगा कि वही तो कर रहा है, मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है। मेरा क्या तो इन्वॉल्वमेंट? आज भी मैं कंटेंट अगर हाँ, क्रिएट थोड़ी करता हेल्प हूँ, ले लो। हाँ, तो मेरा पूरा आइडिया मेरा रहता है, पूरा स्ट्रक्चर में ड्राफ्ट करता हूँ, पूरा बना देता हूँ, उसके बाद में डालता हूँ कि इसको हम कैसे और इम्प्रूव कर और सकते कर हैं। सकते हैं, मतलब बाकी आपने उसके ऊपर एफर्ट्स तो डाले हैं। थॉट्स मेरे ही रहेंगे, पोस्ट मेरी ही रहेगी, स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं कि इसको और बेटर वे में हम प्रेजेंट कर पाए। हाँ, जैसे अपनी कहानी अपन ने बता दी हाँ। उसको, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देगा अच्छे बस से। बस तो वही जनरली मेरा भी वही पैटर्न रहता है, सब स्टूडेंट्स को करना चाहिए, अपनी तो इम्प्रूवमेंट होगी। एंड ये पर्पस से नहीं करना कि मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, इट जस्ट मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज तो एनहांस शिवम, करनी जैसे लोग बोलते हैं कि एआई आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा, तो अब ऐसा होना चाहिए कि भाई आप एआई से रिप्लेस मत हो, हाँ, आप भी एआई की हेल्प लो, राइट राइट। नहीं तो आप भी डाउन हो जाओगे, मतलब अपनी परफॉर्मेंस में। ऐसा ही है। राइट, मतलब वही चीज़ है, कोई भी चीज़ आप काम करते हो ना आज के टाइम पे, हर चीज़ में एआई का इन्वॉल्वमेंट है ही, आपको यूज़ लेना है, और अब जितना बेटर यूज़ कर पाओगे उसका यूज़ करना आना चाहिए, किस तरीके से मैं इसको बेटर यूज़ कर सकता हूँ। आज आपको यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने हैं, थंबनेल एआई बना के दे देता है, बट आपको बनाना तो आना चाहिए, किस तरीके से आपको कमांड देनी है, क्या क्या इसके अंदर आपको डालना है, वो सब चीज़ें तो आपको सीखना हाँ, पड़ेगा, अगर वो ही नहीं आएगा। मतलब आप करोगे तो सीखोगे तो सही। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे मान लो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करें, तो कैसे स्टार्ट करें, मतलब क्या स्टेप होना चाहिए उसका? सी सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बढ़िया लिंक्डइन है, जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए जो सबसे अच्छा सबसे बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है आज की तारीख में। आज के टाइम पे। और वहाँ पे आपके पास इतने सारे स्टूडेंट बेस है, आपके पास क्या होता है, अब मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। आपको लगता है मेरे कनेक्शंस नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, आपके पास 300 कनेक्शन की लिमिट होती है वीकली, आप हर हफ्ते भेजते रहा करो 300 लोगों को, जो भी मतलब आपके उनमें सीए कम्युनिटी भाई वाले, उनको आप सबको रिक्वेस्ट भेज दो आप। रिक्वेस्ट भेज दो। जितने इतने एक्सेप्ट करेंगे धीरे धीरे करके आपके 1000-2000 हो जाएंगे। वो लोग जब पोस्ट करते हैं, आपके जो फॉलोअर होंगे, वो जब कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, आपको उस पर कमेंट करना है कि उन्होंने क्या शेयर करा, आपके क्या थॉट्स हैं। जब आप कंटिन्यूस किसी की पोस्ट पे कमेंट करते रहोगे, उनकी विजिबिलिटी आएगी, आपकी विजिबिलिटी वो देखेंगे कि यार ये बंदा ये तो मेरी कौन पोस्ट है? पे आता है। हाँ, सिमिलर बेस पे जब फिर आप पोस्ट करोगे तो वो भी आपकी पोस्ट रीड करेगा। तो इस वे में आप स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, और वो कम्युनिटी एक बिल्ड होने लगती है। कितने लोग मैं देखता हूँ ना, आज उनके 5-6 हज़ार फॉलोअर्स हैं, बट मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि वो मेरी पोस्ट में हमेशा एंगेज करते हैं या मेरे को दिखते रहते हैं कि यार ये बंदा मेरी पोस्ट पढ़ रहा है, तो उनकी पोस्ट भी मेरे सामने आती है। फिर अगर वो हाँ, देखेंगे, वो उनका मैकेनिज्म ऐसा है आएगा। एल्गोरिथम की, वो आएगी। तो आपको ये चीज़ें करनी है, एंड इन चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी टॉपिक ले लो आप, जो भी आपको इंटरेस्ट का लगता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सीए हूँ तो मेरे को लिंक्डइन CA में एक related तो होता है कनेक्शन और एक होता है फॉलोअर। Yes. तो आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हाँ। और उसने एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब वो फॉलोअर हो गया। फॉलोअर भी हो जाता है वो। अच्छा, बट आइडियली उसका जो लिंक्डइन का ऐसा मैकेनिज्म है कि 30,000 ही कनेक्शन बना सकते हो आप, उसके बाद फिर वो सारे फॉलोअर्स के अंदर ही जाते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते किसी को 30,000 अच्छा, 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 वो उन्होंने एक अपने को दिया है कि भाई एक बार आप स्टार्ट कर लो अपना। नहीं, कनेक्शन का पर्पस वैसे जनरल पर्पस ये है कि आप उन्हीं को बनाओ जिनको आप जानते हो, हर किसी को नहीं। हर किसी को नहीं बनाना, बट वो आपका क्राइटेरिया चलता है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो किसी से वो भी। तो क्योंकि वैसे भी सारे मैंने देखा है लिंक्डइन पे शिवम, जैसे अपन सीए कम्युनिटी के हैं तो कनेक्शन में दिखाता भी उन्हीं को ही दिखाता है उन्हीं को ही है। कि भाई आप इनको रिक्वेस्ट भेजो। हाँ हाँ, तो वो या चीज़ है। जैसे आपने कभी लॉ वाले को ले लिया तो फिर वो लॉ वाले दिखाने लग जाएगा। हाँ, आपको सर्च करना है, कोई भी कीवर्ड सर्च कर दो, सारे आपको वो दिखाने लग जाएगा, और आपका जो बैकग्राउंड होता है उसी बेसिस पे वो सजेस्ट करते तो हैं। सबसे पहला तो लिंक्डइन हो गया, फिर LinkedIn दूसरा हो यूट्यूब। दूसरा आप यूट्यूब पे कर सकते हो। यूट्यूब पे आज के टाइम पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो पहले स्ट्रैटेजी वीडियो से स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर सी एंटर की बनानी है, मोटिवेशनल वीडियो से स्टार्ट करते हैं,
किसी को प्लानर देना है, टाइम टेबल देना है, इन तरीके की वीडियोस आप बना सकते हो। आर्टिकलशिप का अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो अच्छा। कि क्या क्या किस तरीके से आपने काम सीखा। ऐसा कुछ बताना नहीं है क्लाइंट के बारे में, बट क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, क्या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, इस बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हो। Right. बट ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अभी कोई ब्रांड नहीं है या कोई टैग नहीं है ना, तो हो सकता है आपको लोग ना देखें। ना बट देखें। वो चीज़ आपको माइंड में कभी नहीं लेके आनी, आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है कि यार मैं तो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं सबकी रैंक 1 भी नहीं है, या सब कोई किसी ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो करा नहीं है, तो और फिर भी कितना अच्छा नाम बनाया उन्होंने मार्केट के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो वैल्यू वो प्रोवाइड कंटिन्यूस करी। रखा उसको काम बिल्कुल। को, और अपनी मेहनत से उसको इम्प्रूव करते गए। हाँ। अच्छा, जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है कई बार, तो आप भी कभी उसका शिकार हुए हो? और जब ट्रोल करते हैं, क्रिटिसिज्म होती है, तो मन में अजीब सा भी लगता है कि यार कोई मेरे लिए ऐसे क्यों लिख रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? हाँ, मेरे साथ हुआ था बीच में एक बार, इंसिडेंट तो हुआ था ऐसा। क्या हुआ था, मतलब बताओ एक मतलब कुछ exactly। मैंने एक ना पोस्ट करा था, अच्छा। तो वो मेरे को ह्यूमरस लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने LinkedIn पे? लिंक्डइन पे कि कुछ गलत इंटेंशन से मैंने पोस्ट करा हो। अच्छा। तो वो नॉर्मली सा मैंने पोस्ट करा था, और मेरे 100K हिट हुए थे उसी टाइम पे, 1 लाख फॉलोअर। तो उसको मैंने थोड़ा ह्यूमरस वे में ऐड करके डाल दिया। अब उसको जो लोगों ने थोड़ा गलत नेगेटिव वे में ले लिया कि मैं किसी को डाउन दिखा रहा हूँ या मैं अपने फॉलोअर्स दिखा रहा हूँ, जैसा मेरा कोई इंटेंशन था नहीं। वो फन वे में बिल्कुल पोस्ट चल रही थी, वो धीरे धीरे करके किसी मीम पेज पे चला गया। अब वो पूरे ट्विटर पे चला गया, पूरे इंस्टाग्राम पे चला गया, हर जगह चला गया, पूरा ऑल ओवर द इंडिया। अब बट क्योंकि मेरी साइड की स्टोरी कोई सुनेगा नहीं, और ये सोशल मीडिया की रियलिटी है कि अगर आपको दूसरी साइड सुनेंगे ही नहीं, वो खाली अपनी साइड सुनते हैं और अपनी चीज़ें ही लिखते हैं। कोई आपका सुनने वाला नहीं है कि आपने क्या सोच के लिखा है, अच्छा, क्या वो हुआ है। पूरी एक पूरी सेना है उनकी। हाँ, तो वो अगर नेगेटिव जाता है तो वो नेगेटिव सारे लिखने लगते हैं। बस मुझे ये चीज़ हमेशा लगती है कि यार आप किसी के बारे में ऐसी चीज़ कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मैं नहीं देखूंगा उसको। सिंपल सी चीज़ है, मैं उसकी कमेंट में जाके गाली क्यों लिखूंगा। ये तो बहुत रियल चीज़ है कि अगर लेट्स सपोज आप भी हो, अगर आपको कोई अच्छा क्या नहीं लग रहा, आदमी आप इससे भी नहीं फेमस होता है शिवम? फेमस, तो अब वो चीज़ है नेगेटिविटी से भी थोड़ा तो क्योंकि लोग मैंने देखा है पास्ट में लोगों ने इस तरह से करके फेमस हुए हैं वो। करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे इंटेंशनली भी ये चीज़ करते हैं, बट अगर वैसा कई लोगों का वैसा भी हो जाता है ना, थोड़ा मेंटली भी इम्पैक्ट पड़ता है फिर कि आपके बारे में यार गलत बोल रहे हैं। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना, आपको बुरा लगता है कि यार मैंने कुछ करा भी नहीं था। हाँ, ना भाई जो मेरी चला कोई- के कर रहा है तो उसको तो बुरा क्यों ही लगेगा? जो चला के कर रहा है उसको तो उसको मजा नहीं आएगा। लगेगा, बट जो वैसे ही कर रहा है जिसने अच्छे से ही करा था, फिर गलत फिर होता आपने है। कैसे किया उसको, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे सपोर्टर्स भी थे उस टाइम पे, तो लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी करा। प्लस एक चीज़ ऐसा भी थी कि हमेशा जब कोई ऊपर जा रहा होता है ना, तो वो डाउन करने की लोग कोशिश तो जरूर हटा करते ही हैं। नहीं आपने पोस्ट? पोस्ट तो हटा दी थी मैंने बाद में, क्योंकि वो वैसा इम्प्लीकेशन ज़्यादा थोड़ा हो और रहा आ था। गया था ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का फिर कि क्योंकि होता क्या है ना, वो मीडिया में भी रिपोर्ट होने लगता है, हर जगह चले जाता है, क्योंकि आपके पास जब रैंक का टैग है तो वहाँ पे भी इम्प्लीकेशन ट्विटर पे भी हो? ट्विटर पे भी हूँ मैं, हर जगह, मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हूँ। तो वो चीज़ थी, बट वहाँ पे ऐसा था कि लोगों ने समझा कि यार ऐसा भी कुछ गलत इतना था नहीं, और वहाँ पे लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी करा हर तरीके से, जितने भी लोगों थे आपके फेवर वाले भी थे? फेवर वाले थे, और उन्होंने प्रॉपर मेरे लिए पोस्ट करी स्पेसिफिकली कि ऐसा नहीं है, और सेम इंटेंशन भी नहीं था। बट वहाँ पे उस फेज के अंदर भी मुझे चीज़ें पता चली कि अगर कोई मेरे साथ वाला पर्सन हंस रहा है उस पोस्ट पे, तो मुझे भी पता चलेगा यार ये अपना लगता है, हर कोई होता नहीं है। अच्छा। वो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप सीखते हो। और मैं तो अभी 23 साल का हूँ, मैंने इस यंग एज में अगर मैं ये सब चीज़ें भी सीख गया, इतनी सी हम चीज़ें देखी, और अपने सोशल मीडिया में मैं आई एम ग्लैड कि वो मेरे साथ हुआ उस टाइम पे। Right. तो आज मैं सीखा हूँ कि यार मेरे को किस चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर मुझे कुछ लिखना है तो मुझे किस बेसिस पे लिखना है। वो कहते हैं ना कि गिरना भी अच्छा है, हाँ। पता चलता है उठने और उठाने वाले कौन है। तो उस चीज़ ने मेरे को सिखाया भी कि यार मेरे को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और कितने तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके से हैंडल करना है। तो आज अगर कोई करता है तो मैं उसको हम्बली इग्नोर करता हूँ, या फिर मैं उसको लिख दूंगा कि भाई अगर तेरी ये थिंकिंग है तो ठीक है। बस वही चीज़ होती है, कोई एब्यूजिव वर्ड ना यूज़ करे। बट होता वही है, अगर आपके पास इतना फॉलोअर बेस है, आज मेरे पास, इंस्टाग्राम पे शायद आप इतने एक्टिव नहीं हो। हाँ मतलब इतना नहीं हूँ, बट आई गेस वहाँ पे भी 24-25,000 है मेरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी स्टार्ट ही करा है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। वगैरह बनाते हो? हाँ, एजुकेशनल? एजुकेशनल। तो और यूट्यूब पे तो प्रॉपर मेरा एजुकेशनल कंटेंट ही जाता है। लिंक्डइन पे वो होता है सेम ही थोड़ा होते हैं कि वीडियोस जो इंस्टा पे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते वो रील के कंटेंट पे बनाता हूँ, वो वाले जो है यूट्यूब पे प्रॉपर हैं? वो जैसे 4 मिनट 5 मिनट स्ट्रेटजी वाले जो होते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट। राइट राइट। राइट। पर्सनल ब्रांडिंग आज के सीए प्रोफेशन में कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है? पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी डोमेन में जाना है, कभी आपको जॉब में जाना है, अगर आपकी अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, रिक्रूटर्स आपको खुद से ढूंढ लेते हैं कि यार ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। आज मेरे पास तो, जब पहले था ना, मैं सीए फाइनल्स के अंदर क्लियर भी नहीं होता, तब से मेरे पास जॉब ऑफर्स आ रहे थे, क्योंकि वो लिंक्डइन का इतनी प्रेजेंस मैंने बना रखी थी कि वो दिखता था कि यार ये पर्सन ये क्वालिफिकेशन कर रहा है या ये क्वालिफाइड है, इसको हम यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्लस आप कहीं पे भी जाते हो, आपको अगर लोग जानेंगे कि यार ये पर्सन है,
ये इस तरीके से बात करता है, या इस तरीके से इसने चीज़ें बनाई हुई हैं, इस तरीके से ये चीज़ें लिखता है, तो उस चीज़ों का भी बहुत इंपैक्ट होता है और आपको भी करियर के अंदर हेल्प मिलेगी। और जितनी आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, कल को आपको खुद का कुछ शुरू करना है तो वो आप डेफिनेटली कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम थोड़ी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे सीए जर्नी मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है, आप कौन से 2 और 3 हैबिट्स फॉलो करते हो जिससे मेंटली आप फिट रहो? तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर है, उधर ट्रेनिंग का प्रेशर है, उधर फैमिली का भी प्रेशर होता है, बहुत लोगों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो वो मेंटली कैसे फिट रहें? आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हो, मैं आपके पोस्ट देखता हूँ, तो वो आप ज़रूर बताएं एक बार। बिल्कुल, अगर किसी को भी ये ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि होगा क्या ना कि लाइफ का हर फेज सेम नहीं होता, अलग अलग फेजेस आते रहते हैं, कभी आपका अच्छा भी चल रहा होगा, कभी ख़राब चल रहा होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने चाहिए भगवान से। क्योंकि अगर आप भगवान से कनेक्टेड हो, आपको हमेशा ये तो एक होप रहती है कि यार टाइम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यही सेम टाइम चलता रहेगा। प्लस आपका अगर बढ़िया भी चल रहा है, आपके अंदर ग्रेटफुलनेस रहेगी कि यार मेरी साथ चीज़ें अच्छी हो रही है, तो वो चीज़ आपकी रखनी पड़ेगी। पहला चीज़, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो भगवान से। आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ये आप कह रहे हो कि हाँ, मंदिर ही घंटे जाना 2 है मेरे घंटे को। करो, 5 मिनट करो, 10 5 मिनट मिनट करो, करो, अपना मेडिटेशन करो, लेकिन पूरे दिन मेडिटेशन में इज एक ऑल्सो बार अ अच्छे पार्ट। से ध्यान करो। बिल्कुल, आप वो करो। दूसरी चीज़, आप अपने फैमिली से कनेक्टेड रहो, आप अपने फैमिली वालों से बात करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, घर वालों को टाइम नहीं देते, आधे घंटे का भी, हाँ, 1 घंटे मोबाइल का में भी लगे रहते मोबाइल में हैं। लगे। हाँ, आप उनसे बात करो, उनसे समझो क्या चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगी, आप उनसे बात कर पाओगे, आपके पास इमोशनल सपोर्ट होगा, मोरल सपोर्ट होगा। प्लस आपके पास 2-3 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप डिस्कस कर पाओ और वो आपको सही एडवाइस दे पाएँ। ऐसे दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि लाइफ में फेस तो आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फाइनल्स के लिए, मेरे को श्योर नहीं था कि टॉप 3 आएगा क्या आएगा। बट मेरे दोस्तों ने पहले से मैसेज कर रखे थे कि तेरी रैंक आने वाली है, टॉप 3 के अंदर तेरी रैंक आएगी। तो वो जो सपोर्ट होता है लोगों का, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे अगर। और प्लस मुझे अगर कोई दिक्कत है या अगर मेरा मन नहीं लगता था किसी दिन, तो मेरे साथ जो प्रिपेयर कर रहे होते थे, उनकी मैं उनसे, रैंक नहीं आई उन फ्रेंड्स की जो, मतलब वो नॉन सीए फ्रेंड्स थे, वो कुछ नॉन सीए नॉन वाले सीए हैं, थे। राइट। तो वैसा था। और बाकी फिर डिस्कस कर लेता था मैं, कभी अगर मन नहीं लग रहा, वो 5-10 मिनट का ही आपको चाहिए हाँ, होता है मतलब एक मोटिवेशन। छोटी मोटी जो हंसी मजाक है बस दोस्तों के साथ, जो अपना वो सब चलना चाहिए। चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जीवन मैंने नीरस नहीं होना चाहिए। रूम में बंद करके अगर मैं पढ़ते रहूँगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, उतना आप नहीं कर पाते चीज़ों में, आप इन्वॉल्व हो। ऐसा भी नहीं पूरा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, बट थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें करोगे। हाँ, मौज मस्ती भी होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी आपको करियर में मज़ा आएगा, लाइफ में मज़ा आएगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने क्या लाइफ कर दी, क्यों कोर्स चुन लिया। अगर आपको ऐसा हेटरेड हो जाएगी कोर्स के टूवर्ड्स, तो वो ये भी आपको उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, रिटर्न नहीं दे पाएगा, और आप भी उस चीज़ को उतना नहीं दे पाओगे प्रोफेशन हाँ, में। तो अपने आप को ऐसे कमरे में बंद करके नहीं बैठना है, बिल्कुल, मतलब बातें करो, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट रखो। बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं या पढ़ाई की कॉज पर मौज मस्ती कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। राइट। क्या कभी बर्नआउट या ब्रेकडाउन मोमेंट आया? कैसे वापस उठे आप? जब फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो 6 मंथ्स का टाइम होता है, घर पे आपको बैठ के पढ़ना है, कहीं आपको जाना होता नहीं, 10 से 12 घंटे आप रेगुलर पढ़े जा रहे हो। तो ऐसा फेस ना आता ही आता है बीच बीच में। आपको हर 10 दिन में, 15 दिन में ऐसा फेस आएगा कि आपको लगेगा अब नहीं हो रहा है आज। बट मेरा हमेशा यही रहता था कि मेरे से अगर किसी दिन नहीं पढ़ाई हो रही, अगर 1 घंटे भी मैं पढ़ सकता हूँ तो 1 घंटा पढ़ता था। ये नहीं करता था मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी, या 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया। पहले मैं अपना ट्राई करता था जितना मैं पढ़ सकता हूँ। तब भी नहीं हो रहा तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था, जो भी मेरे 1-2 दोस्त होते थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, कि यार किस तरीके से, क्या सेम प्रॉब्लम जब दूसरों को भी फेस होती है ना, तो आपको समझ आता है कि यार इसके साथ भी हो रहा है। प्लस जब आपको वो मोटिवेट करेंगे कि नहीं यार तू कर लेगा, तू कर सकता है, वो चीज़ आपको ज़रूरी है। और ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेट सपोज आज आपसे नहीं हो रहा, तो आप ब्रेक लो 1 दिन का। ये नहीं करना कि अब मेरे से नहीं हो रहा फिर भी मैं पढ़े जा रहा हूँ, वो अल्टीमेटली कोई आउटपुट तो दे नहीं रहा, या रिटर्न तो मिल नहीं रहा, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। तो बर्नआउट आता है, आपको ब्रेक लेना आधे दिन का, 1 हाँ, दिन पर का। उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा तो मन ही अपन नहीं होता। हाँ, मतलब 1 दिन का लो, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम भी है नहीं हमारे पास। ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि हम टाइम वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, नहीं। लेकिन बहुत सारे जैसे मेरे ऑफिस में भी आर्टिकल्स आते हैं, ये कहते हैं कि सर हमारा इससे मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब हमारा मन ही नहीं कर रहा। मतलब हम जैसे ऑफिस से जाते हैं, जाके थोड़ा चिल किया, रोज़ सोचते हैं आज से स्टार्ट करेंगे। कईयों के साथ कुछ और इश्यूज़ हैं, किसी का रिलेशनशिप का इशू है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? मतलब वो कैसे बाहर निकलें इन सब चीज़ों से, कैसे अपना फोकस बनाए स्टडी पर, क्या करें वो? मतलब पहले तो आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपका टाइम जा कहाँ पे रहा है। अच्छा, बैठ के सोचो, पहले आप सोचो कि आप टाइम लगा भगवान ने जो कहाँ पे रहे 24 हो। घंटे दिए हैं हाँ, वो कहाँ जा रहे हैं? आर्टिकलशिप है वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो ठीक है, वो तो आप काम सीख रहे हो। और जो अपनी पर्सनल डेली लाइफ है वो भी ठीक है। बाकी आप टाइम कहाँ लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, रिलेशनशिप पे लगा रहे हो, घूमने पे लगा रहे हो, दोस्तों पे लगा रहे हो, मोबाइल चलाने पे लगा रहे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार कहाँ पे आपका टाइम जा रहा है। तसल्ली से बैठ के बैठ के सोचना आप देख पड़ेगा। लो कि क्या हो रहा है।
जिससे आपको एटलीस्ट पता तो चले कि दिक्कत है कहाँ पे। तभी तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ में मन लग रहा है। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि और मन कहाँ पे लग रहा है। पहले वो चीज़ आपको थोड़ी एलिमिनेट करो, या फिर उसको आप रिड्यूस करो। एलिमिनेट तो एकदम से नहीं हो सकती, बट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, कि आप उसका टाइम कम करो जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो, और उसका टाइम सारा यहाँ पे लगाओ। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी तो नहीं हो पाएगी, बट आज आपके पास अगर लेक्चर अवेलेबल है, लेक्चर में आपको क्या करना है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की नोट्स हैं, सारी चीज़ें टीचर ने आपको करा दी, आपको खाली बैठ के देखना है। अगर आप देखने का भी एफर्ट नहीं डालोगे और खुद से मोटिवेशन आपको आना चाहिए। पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि आपको कोई करा नहीं सकता। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, हाँ, अब फादर मैं मदर के जब बारे करता में। था सी इंटर में था, तो मैं सोचता था यार बिग फोर में मेरी आर्टिकलशिप लगेगी, किस तरीके की लाइफ होगी मेरी। जब मैं फाइनल्स मेरे था तो मेरे को होता था कि रैंक आएगी, कैसे मेरी लाइफ चेंज होगी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो आपको मैनिफेस्ट भी करते रहना है, माइंड में भी सोचते रहना है कि आपने डिसाइड क्यों करा है, क्या ताकि चीज़ मोटिवेशन बना रहे। मोटिवेशन। अगर आपने पैसों के लिए डिसाइड करा था, तो आप ये सोचो कि पैसे आएंगे तो क्या चीज़ें लाइफ में बदलेंगी। तो वो सब चीज़ें आपको वो भी मोटिवेशन है। मोटिवेशन अल्टीमेटली वही है, कोई भी मोटिवेशन पकड़ो और मोटिवेशन और आपकी अगर होगी। कोई इवन इन रिलेशनशिप भी है तो उसको भी मेंटेन करके पढ़ाई तो की जा सकती है। बिल्कुल। ऐसा अभी भी मैंने कहीं पे भी एडवाइस दी थी ये, कि स्पेसिफिकली अगर रिलेशनशिप आपका चलता आ रहा है पहले से, आप उसको कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं है जो आपका पढ़ाई पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अपने काम पे काम इम्पैक्ट पे, आ रहा क्योंकि है। आपको चलो आज पढ़ाई है, कल को काम पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। आपको ये चीज़ चेक करनी बल्कि वो पड़ेगी। रिलेशनशिप ज्यादा साउंड तब होगा जब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। करेक्ट, तभी तो, क्योंकि आपको भी पता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करियर में आप भी ग्रो करो तो आपका पार्टनर भी ग्रो करे। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है आपका रिलेशनशिप भी, कि आप उसको टाइम तो देते हो, बट इसी अकॉर्डिंग देते हो कि जितना आपका पढ़ाई वाला है वो आप पहले करते हो, उस और पर सामने वाले को समझाओ भाई, अगर हाँ। अपन ये सब करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद में इसका कोई मतलब नहीं है। वही चीज़। और समझ जाने की भी जरूरत नहीं, आई थिंक समझदार अगर होते वो हैं लोग। ट्रू होगा तो हाँ, वो अपने आप समझेगा उस समझेगा चीज़ कि यार इसके लिए ये ज़रूरी हाँ, है, और समझाने की भी जरूरत समझाने की नहीं है। और तभी वही रिलेशनशिप सक्सीड कर रहे हैं जहाँ पे दोनों साइड से ऐसा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि अभी क्या ज़रूरी है। और अगर उसमें वो नहीं समझना चाह रहा तो समझ जाओ कि वो ट्रू ही वो नहीं है। ट्रू नहीं है, फिर आप अल्टीमेटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वही होता है बाद में फिर चीज़ें ख़राब होती है और ज़्यादा आपको मेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये जो अटेम्प्ट्स होते हैं, जैसे सी इंस्टीट्यूट ने अब पहले 2 की जगह 3 अटेम्प्ट कर दिए, तो इससे पहले स्टूडेंट का प्रेशर बहुत पीक पर होता है। और ये जो 3 अटेम्प्ट है, मैंने सुना है इसमें प्रेशर और ज़्यादा होने लग गया। मतलब पहले 2 अटेम्प्ट ठीक थे, अब 3 अटेम्प्ट के अंदर मुझे लग रहा है लोग ज़्यादा फेल भी हो रहे हैं या डीमोटिवेट ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपका क्या मोटिवेशनल टिप है? इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि पहले ना आप अटेम्प्ट डिसाइड करो। एक तो आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कैजुअल माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में नहीं निकला अगला दे देंगे। अगला देने वाला माइंडसेट आपका होना नहीं चाहिए। आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है, आप चाहे एक अटेम्प्ट स्किप करके डिसाइड कर लो, बट आपको वो डिसाइड करना है ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट ही है और मुझे इसके लिए अपना 100% देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कैजुअल माइंडसेट करोगे ना तो वो आगे होता ही है, फिर आपको लगेगा इस बार नहीं निकला नेक्स्ट दे देंगे। कितने लोगों को मैं डेली डिस्कस करता हूँ। एक फिक्स कर लो, लेकिन फिर उसमें पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ प्रॉपर। हाँ, मतलब और युद्ध के जरूरी लिए। नहीं है कि मेरे को बोथ ही देना है, आप सिंगल ग्रुप देखी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हर जगह। ऐसा जरूरी नहीं होता कि मेरे को हाँ, both ये ही एक group बहुत देना बड़ा क्वेश्चन है कि यार बोथ ग्रुप नहीं देंगे तो हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सीए बनना है, आप एक ग्रुप करके दो, इक्वल ही वैल्यू है। कोई नहीं पूछता बाद कोई में। नहीं पूछ रहा, ये आपको क्लियर रखना है। आपके पास सीए डिग्री है ना, वो यही पूछते हैं कि आप लेकिन सीए हो। शिवम, बहुत सारी कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करती है अगर बोथ ग्रुप क्लियर नहीं है, तो ऐसा है रियल में भी है शायद। नहीं, ऐसा वैसा नहीं। पोस्ट क्वालिफिकेशन तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, क्योंकि आप सीए तो बन चुके हो। उसमें आर्टिकलशिप में मैं मानता हूँ थोड़ा सा प्रेफरेंस बोथ ग्रुप्स वालों को दी जाती है, बट अगर कोई स्टक ही है, अगर कोर्स के अंदर ऑलरेडी स्टक हो चुका है, तो वो बोथ ग्रुप्स के लिए क्यों जा रहा है? उसके लिए तो बेटर है कि वो सिंगल ग्रुप देके पहले पास कर ले एग्जाम। एक भी अटैम्प्ट लग गया, 2 भी अटैम्प्ट लग गया, अगेन आप बोथ ग्रुप्स के पीछे भाग रहे हो। और कभी भी ये नहीं करना होता, लेट्स सपोज मेरा आज अटैम्प्ट लग गया, कुछ हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, कहीं पे मेरी तैयारी की कमी थी, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बट आपको ये नहीं कल से सोचना होता। वो फुल्ली मोटिवेट हो जाते हैं कि अब मेरे को रैंक लेके आनी है। पहले आप स्ट्रक्चर्ड वे में करो कि पहले 40 का टारगेट करो, 50 का मैं टारगेट पास करो, होने की पोजीशन में पास। तो हूँ। उसके बाद आप रैंक का टारगेट करो। ऐसा रियलिस्टिक प्लान होना हाँ, चाहिए। हवा में realistic बातें mindset। नहीं। बिल्कुल। वो अब मैं कई लोगों को देखता हूँ किसी का क्लियर नहीं हुआ और उनका फिर मैसेज आता है कि मुझे AR1 के लिए प्लान करना है। आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करो। मैंने भी आपके सीधा पास बहुत सारे कॉल इसी चीज के हाँ, आते होंगे। सीधा मैं भी 100 पे नहीं पहुंच गया, धीरे धीरे करके ही पहुंचे हैं। तो वो आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, ग्रेजुअली चलना पड़ेगा। राइट। अब एक रैपिड फायर राउंड कर लें अपन शिवम। एक बुक जो हर सी स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स, वेरी गुड बुक। एंड उसमें आपको रॉबिन शर्मा की है शायद। नहीं, दूसरी की है। दूसरी की है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से सीखने को उसमें क्या होता है, हैबिट हैबिट चेंज कर सकते कैसे हो, अपनी कैसे हैबिट आप चेंज कर करें। सकते हो। 1 लाइन एडवाइस फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स।
सीए इंटर स्टूडेंट्स प्लीज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फोकस, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने का। उनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है, 8 महीने का, 9 महीने का। अगर आप थोड़ा भी वेस्ट करोगे तो अटेम्प्ट जाता है, इसलिए आपको फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 आवर्स स्टडी सेशन का आपका फोकस हैक। टेक मल्टीपल ब्रेक्स। लेट सपोज आप थियरी पेपर पढ़ रहे हो, आप फॉर 50 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 50 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। आपकी छोटे-छोटे। एफिशिएंसी इतनी अच्छी आएगी, बट आपको वो जो ब्रेक है वो 10 का 10 ही रखना पड़ेगा। राइट। इफ नॉट ए सीए, शिवम मिश्रा क्या होते? आई वुड हैव डन यूपीएससी। वहाँ पे भी मेरा इंटरेस्ट था कि मैं यूपीएससी करूँ, बट यहाँ पे मैं फिर प्रॉपर इसी फील्ड के अंदर आ गया। तो अभी नहीं है यूपीएससी। अभी तो एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे को डेडिकेटेड यहाँ पे टाइम देना है। राइट। AIR 1 के बाद सबसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन किसका मिला? अनएक्सपेक्टेड ऐसा किसी पर्टिकुलर का पर्सन का नहीं मिला, बट काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए। लेट सपोज अगर जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं वाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो, तो मेट्रो में मेरे को किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी मैं जस्ट कुछ टाइम पहले ही पुणे में कहीं मूवी देखने गया था, वहाँ तो लोगों ने वहाँ पे मेरे को हॉल में अंधेरे में किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो फील बहुत बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे कि यार लोग जानते हैं and आपको पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ में और आपको लोग जानेंगे तो खुशी भी और definitely अपना जो होती ये फैकल्टी वाला रोल होता है ना स्टूडेंट्स को पढ़ा, इसमें ज़्यादा होता है ये। हाँ, यार इसमें यार आप बहुत तो होता अमित खांडल सर हो है। ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इसमें बहुत होता है। तो लगता है यार लोग जानते तो है हाँ अपने। हाँ। वन मिथ अबाउट सीए स्टडीज यू वांट टू ब्रेक टुडे। Simple that you don't have to study for 14-16 hours. 8 to 10 hours of consistent study is more than enough. 8 से 10 घंटे पढ़ो, और इतना ही चाहिए होता है अगर आपके पास पूरा दिन है। बाकी अगर किसी दिन आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, आप 2 घंटे पढ़ लो, 2.5 घंटे पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। 14 तो ये घंटे जो 20 घंटे टाइम पढ़ने की टेबल कोई बना जरूरत के नहीं। लोग करते हैं वो सही रहता है क्या? भाई पहले से टाइम टेबल बनाया, भाई मैं सुबह इतनी बजे उठूंगा। वो देखो, टाइम टेबल इतना फॉलो आप कर नहीं सकते। रियलिटी यही है, आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए कि ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ, ये एक्टिविटीज़ मेरे डे में होनी चाहिए। बट आप प्रॉपरली टाइम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में हाँ नहीं वो है सारी चीज़ें। जैसे छुट्टी मिल गई आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तब कर सकते हो तब वो कर plan। सकते हो। अभी नहीं कर सकते। बट अब ट्रेनिंग भी चल रही है, आज कितने बजे मेरा ऑफिस छूटेगा, कितने बजे में खत्म होगा ऑफिस, वो पता ही नहीं है मुझे। तो वो प्लानिंग फिर डेली अगर आपकी होगी नहीं, आप खुद ही परेशान होने लगोगे। यार Demotivate हो plan- जाओगे, हाँ। वो नहीं करना आपको, मोटिवेशन ही बना के रखनी है। सो थैंक यू सो मच शिवम, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का हमको जवाब दिया। स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं, उनके मन में जो डिमोटिवेशन के ख्याल आते हैं, उसको कैसे आउटकम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मतलब प्रोफेशन के अंदर केवल पढ़ाई करना और केवल अकाउंटिंग ऑडिटिंग करना ही नहीं होता, बिजनेस करना भी होता है और स्पिरिचुअली चीज़ों से जुड़ना चाहिए। ये सब बातें आपने स्टूडेंट्स को बताई। तो आज का जो शो है दोस्तों, वो शिवम मिश्रा के साथ स्टूडेंट ओरिएंटेड रहा, और आने वाले समय में दोस्तों हम ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट नए नए लोगों के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड और एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।